हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। हमने लास्ट चैप्टर 10 कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 to 10 कॉस्टिंग के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। मॉड्यूल में से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। होपफुली वो सारे के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। चैप्टर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग है, उसी का काइंड ऑफ पार्ट कह सकते हैं चैप्टर 11। जब भी प्रोसेसेस में रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस पर कोई भी जो भी एक्टिविटीज करनी है वो की जाती है, उसमें से कई बार जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। तो उसका वैल्यूएशन कॉस्टिंग कैसे किया जाएगा वो इस चैप्टर 11 के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो जो चैप्टर 11 है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, वो काइंड ऑफ चैप्टर 10 से रिलेटेड है, उसी का पार्ट कह सकते हैं, राइट। तो वो यहां पर हम कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर 1 to 7 जो है मॉड्यूल 1 थी, राइट, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कॉस्टिंग के रिलेटेड। उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल एंट्रीज और जो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीजें कवर अप करते हैं। तो वो बेसिक रहता है। और वो बाकी की जो मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स आपको कवर अप करने हैं, तो उसके लिए चैप्टर 1 to 7 का नॉलेज होना जरूरी है। सो इट इज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट आपने चैप्टर 1 to 7 के वीडियोस देख लिए या फिर अपने आप पढ़ा हुआ है। और चैप्टर 10 भी, इस चैप्टर के लिए हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझ में आया होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, तो अच्छे से ये जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। डेफिनेटली कोई डायरेक्ट कनेक्शन या फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट उसका पार्ट है। तो कोर समझने के लिए इट इज एडवाइजेबल कि अपने चैप्टर 10 भी कवर अप किया हुआ होना चाहिए। चैप्टर 8 और 9 नहीं किए होंगे तो चलेगा, पर ये चैप्टर 11 के लिए चैप्टर 1 to 7 एटलीस्ट नेसेसरी है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, राइट। तो ये चैप्टर 11 हम स्टार्ट करते हैं। इसका वेटेज जनरली 5 to 10 मार्क्स का कंसिडर किया जा सकता है। जनरली जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें चैप्टर 8, 9 एंड 11, ये 3 चैप्टर में से जनरली 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। चैप्टर 8, 9 एंड 11 वो तीनों में से हर बार क्वेश्चन पूछे से जरूरी नहीं होता है। ये 3 चैप्टर में से जनरली 2 चैप्टर के क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें 11 मोस्ट फेवरेट रहता है, जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स, वो जनरली आपको दिख जाता है और वो 5 to 10 मार्क्स। जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये थियरी, इसमें से थियरी भी इंपॉर्टेंट है, थियरी भी पूछ सकते हैं। पर कई बार 7, 8, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो काफी टिपिकल भी हो सकते हैं। जनरली 5 मार्क्स का वेटेज है, बट कभी प्लस माइनस हो सकता है। 7, 8, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, इसमें से थियरी भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से करना रहेगा, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब क्या? कोई भी रॉ मटेरियल हमने ऐड किया किसी प्रोसेस में, उसमें से जो हमें आउटपुट मिला वो आउटपुट मोर देन 1 प्रोडक्ट है। मतलब कि एक ही रॉ मटेरियल, मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल हमें ऐड करना है उसमें एक ही प्रोसेस में से हमें मोर देन 1 आउटपुट मिलते हैं, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्योंकि सिमिलर प्रोसेस में से आपको मोर देन 1 आउटपुट मिले, तो वो जो सारे आउटपुट है वो जॉइंट प्रोडक्ट से, एक ही प्रोसेस में बहुत सारे आउटपुट्स आपको मिलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट में जितने भी आउटपुट आपको मिले उसकी वैल्यू सिमिलर रहेगी ऑलमोस्ट, वो सभी की वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी। उसको ज्यादा आगे प्रोसेस भी किया जा सकता है, या फिर वहीं पर जो प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद उसे सेल भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल कौन से प्रोसेस है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटपुट मिला प्रोडक्ट का प्रोसेस करने से, उसको ऑप्शन है कि आप सेल भी कर सकते हैं या फिर फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो कई बार कुछ जो आउटपुट मिला है उसे सेल कर देते हैं और कुछ को आगे प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो एक प्रोसेस में से मोर देन 1 आउटपुट मिलते हैं उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं, और उन सभी का जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है वो सिमिलर होगा, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। बाय प्रोडक्ट भी ऐसा ही है कि जो आपको एक ही प्रोसेस करने से मोर देन 1 प्रोडक्ट मिले, बट जो बाय प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी कंपेयर टू जो मेन प्रोडक्ट है उनसे। तो बाय प्रोडक्ट है वो काइंड ऑफ स्क्रैप हो सकता है, कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत उसके लिए काम नहीं कर रहा है। जबकि जॉइंट प्रोडक्ट्स में तो सारी प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस इक्वल या सिमिलर होगा, इसीलिए जॉइंट प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कंपैरेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो जनरली सेलेबल नहीं होगा या फिर इतना यूजेबल नहीं होगा, या फिर सेल करेंगे तो भी नॉमिनल वैल्यू ही कवर अप हो पाएगी, राइट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं।
जॉइंट प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल, जो नेचुरल ऑयल वगैरह है उसको प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, बिट्यूमिन जो भी सारी चीजें मिलती है उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट जनरली जो शुगर केन को प्रोसेस करते हैं शुगर या जैगरी बनाने के लिए, तो जो मोलासिस निकलता है वो बाय प्रोडक्ट है। जनरली जो बटर निकालना है तो बटर मिल्क जो है वो बाय प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा, जबकि बटर है वो मेन प्रोडक्ट है। हाँ, अगर बटर मिल्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती बटर जितनी, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स भी कहा जा सकता था, राइट। तो इस तरीके से जॉइंट प्रोडक्ट में जनरली सारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जबकि बाय प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कम होगी बाकी प्रोडक्ट से, इसीलिए उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, राइट। ये मेजर डिफरेंस माना जाएगा। इसका वैल्यूएशन कॉस्टिंग कैसे करेंगे, उसके अलग अलग मेथड्स हम यहां पर समझने वाले हैं। चलिए ये पैराग्राफ समझने की जरूरत नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स separated in the course of the same processing operation, usually requiring further processing, each product being in such a proportion that no single product can be designated as major product। दो या उनसे ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलती हैं इन सेम प्रोसेसिंग, और उसमें से ऐसा नहीं कह सकते, दोनों का प्रोपोर्शन, दोनों का इंपॉर्टेंस इतना है कि कोई एक प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट नहीं कह सकते, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। अगर कोई एक मेजर प्रोडक्ट है तो दूसरी बाकी सारी जो है वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। In other words, two or more products of equal importance produced simultaneously from the same process, with each having significant relative cell value, are known as joint products। जो मोर देन वन प्रोडक्ट मिलती है सेम प्रोसेस करने से और उन सभी की रिलेटिव वैल्यू जो सेल वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द ऑयल इंडस्ट्री, गैसोलीन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल टार, asphalt and kerosene are all produced from crude petroleum। These are known as joint product। इन सभी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसीलिए ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जॉइंट प्रोडक्ट्स माने जाएंगे। आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग और उसके एग्जांपल, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए। फिर है बाय प्रोडक्ट्स। These are defined as products recovered from material discarded in a main process। जो मेन प्रोसेस है उसमें से जो मटेरियल डिस्कार्ड हो गया जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है, और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट्स वेयर द मटेरियल वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सेवरेंस फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो मेजर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो गया उसमें जो बाकी का मटेरियल है एट द टाइम ऑफ सेवरेंस, मतलब कि वो अलग अलग किए जाते हैं, तब वो जो मटेरियल है, राइट, उसे मेन प्रोडक्ट उसकी वैल्यू कम है तो उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें से कोई एक मेन प्रोडक्ट होगा और बाकी का जो मटेरियल है उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी। So in a nutshell, byproduct is a product which is recovered incidentally from the material used in the manufacture of a main or desired products। Such a byproduct having either a net realizable value or a usable value which is relatively insignificant in comparison with the sellable value of the main or desired product। ये जो बाय प्रोडक्ट है, राइट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस नहीं किया गया था। जो प्रोसेस है वो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया था, बट ये जो बाकी की एक प्रोडक्ट निकली है, राइट, उसको भी या सेल कर देंगे या फिर कोई और जगह पर यूज कर लेंगे, बट उसकी वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगी इन कंपैरिजन टू सेल वैल्यू ऑफ द मेन और डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट है उसके कंपैरेटिवली वो क्या होगी, लेस वैल्यू की होगी, उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगी, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। और अगर जो प्रोडक्ट निकली है फ्रॉम द प्रोसेस उन सभी का वैल्यू सेम है, सिमिलर है, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि अगर हम सेल करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, या फिर यूजेबल वैल्यू, रीयूजेबल, उसको फिर से उसी प्रोसेस में यूज किया जाएगा अगर पॉसिबल है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसे कंसिडर किया जाए। बाय प्रोडक्ट्स में बी फर्दर प्रोसेस्ड टू इंक्रीज देयर रियलाइजेबल वैल्यू। बाय प्रोडक्ट को शायद आगे भी प्रोसेस किया जा सकता है ताकि वो इजीली सेल हो सके। Thus, byproducts emerge as the result of processing operation of another product or they are produced from the scrap or waste of material of process। तो byproduct है वो जनरली क्या है कि जो प्रोड्यूस हुआ है एज अ स्क्रैप, राइट, या फिर वेस्ट ऑफ मटेरियल जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज है।
In short, a byproduct is a secondary or a subsidiary product which emanates as a result of manufacturing of the main product. Main product बनाने के लिए जो दूसरी प्रोडक्ट मिली है जिसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट, उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा, लाइक स्क्रैप, वेस्ट एटसेट्रा. The point at which they are separated from the main product or product is known as split off point. जो एक प्रोसेस हुई और उसमें से जो मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिली, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, तो जहां पर वो प्रोडक्ट्स अलग अलग हमें मिल रही है उसे क्या कहा जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. जहां पर वो प्रोडक्ट स्प्लिट होती है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है फ्रॉम द सेम प्रोसेस, तो जहां पर वो अलग हो जाती है सारी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, उसे क्या कहा जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. द एक्सपेंस ऑफ प्रोसेसिंग आर जॉइंट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अब देखिए, हमने प्रोसेस एक्स प्रोसेस किया, राइट, उसमें फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 5 कितने सारे मटेरियल्स डाले थे, उसमें से हमें अलग अलग आउटपुट मिले, राइट, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एंड ई. तो ये सारे अगर उन सभी की वैल्यू सेम है, सिमिलर है, तो ये क्या बन जाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर E की वैल्यू इतनी नहीं है, E की वैल्यू ए बी सी डी से कम है, तो उस केस में E क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट. ये X प्रोसेस किया जिसमें ये सारे रॉ मटेरियल हमने ऐड किए थे, तो ये जो प्रोसेस है वो एक ही प्रोसेस में से हमें मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिला. जो सभी की वैल्यू सेम है, इंपॉर्टेंट है, वो मेन प्रोडक्ट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स माने जाएंगे, और जो बाकी का स्क्रैप है, इनसिग्निफिकेंट वाले आउटपुट जो है वो बाय प्रोडक्ट माने जाएंगे. ये जो पॉइंट है जहां पर ये सारे जो आउटपुट है वो सेपरेट हो रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अब ये जो एक्स प्रोसेस की, उसके लिए ये 4 मटेरियल ऐड किए, उसमें कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड्स ऐड किए होंगे, तो इन सभी का जो एक्सपेंस है, ये रॉ मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड्स, राइट, या फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी, तो ये जो कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट है. ये ए बी सी डी ई पांचों ही बनाने के लिए ये कॉस्ट हुआ है, ये जॉइंट कॉस्ट हुआ है. तो अब प्रॉब्लम क्या है, सी हो सकता है कि ए बी जो है उसको आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, सी को भी आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, जबकि डी है वो सेलेबल है. ए बी सी को आपको फर्दर प्रोसेस करना है, जबकि डी है वो सेलेबल है, और ई जो है वो स्क्रैप है, वो भी सेलेबल है. तो यहां पर अब जो आगे फर्दर प्रोसेस होगा ए बी सी पे, वो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट का होगा, वो जॉइंट कॉस्ट नहीं है, राइट, वो स्पेसिफिकली ए बी या सी वाइज ही किया जाएगा. तो उसके बाद क्या क्या कॉस्ट हुआ है वो पता है, बट अब तक का जो ये ए बी सी डी ई जो अलग नहीं हुए थे, मतलब कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का जो कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट है, सभी का एक साथ हुआ है. तब उसको प्रोपोर्शनेट करना होगा, उस सभी को डिवाइड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो वो कैसे किया जाएगा, वही इस चैप्टर में हमें समझना है कि कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमें उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट मिलेगा, और उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए, वो सारे डिसीजंस वगैरह ले सकेंगे, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, वो सब कुछ कर पाएंगे. तो ये प्रोडक्ट के लिए हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ए बी सी डी 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी की क्वांटिटी सेम होगी. किसी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की सेल वैल्यू ज्यादा होगी, किसी की सेल वैल्यू कम होगी. तो वो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे फीचर्स को ध्यान में रख के इस जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट किया जाता है. इवन ये बाय प्रोडक्ट भी है, तो बाय प्रोडक्ट की तो वैल्यू वैसे कम है, तो उसको किस तरह से करेंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर इस चैप्टर में समझने वाले हैं, राइट. क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपने समझा कि भाई ये कॉस्ट कलेक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, या फिर कॉस्ट कितना हुआ है, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करना, और उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन करना जरूरी है. तभी आप डिसीजन मेकिंग या फिर नॉर्मल कॉस्टिंग की प्रोसेस कर पाएंगे. समझ में आ रहा है, इसीलिए ये जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना जरूरी है. स्प्लिट ऑफ पॉइंट.
This is the point in production process where joint products emerging from the process get separately identifiable. Split off point पर हमें अलग अलग products पता चलेगी कि कौन से कितनी कितनी products हमें मिली है. Split off point has its importance in joint product costing as joint cost incurred up to this point only and needs to be borne jointly by products emerging from the common process. यहां तक जो भी cost हुआ है वो सारी products को bear करना पड़ेगा. किस तरह से उनको प्रोपोर्शनेट करेंगे उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, बट सभी को कुछ ना कुछ बेयर करना रहेगा. Any cost incurred after split off point is product specific cost and to be borne by product concern. अगर split off point के बाद अगर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसका जो कॉस्ट है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही बेयर करना पड़ेगा. बाकी की प्रोडक्ट्स वो बेयर करने के लिए लायबल नहीं होंगी, बाकी की प्रोडक्ट्स उसे बेयर नहीं करेगी. Examples of byproducts are molasses in the manufacture of sugar, tar, ammonia and benzol obtained on carbonization of coal and glycerin obtained in the manufacture of soap. ये सारे उनके एग्जाम्पल्स है. आपको बाय प्रोडक्ट का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं. इवन ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट वगैरह का मीनिंग वगैरह भी पूछ सकते हैं और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसे जनरली कम पूछा जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच आर जॉइंट प्रोडक्ट विच आर बाय प्रोडक्ट. तो आपको स्पेसिफिकली बता देंगे कि भाई ये जॉइंट प्रोडक्ट से ये बाय प्रोडक्ट है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार हमें टेक्निकली सारी चीजें नहीं पता होती कि वेदर इट इज कंसिडर्ड एज अ जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, क्योंकि सभी की वैल्यू सभी का इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता होता है. राइट, चलिए. डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. The main points of distinction apparent from the definition of joint product and byproduct are: joint products are of equal importance whereas byproduct are of a small economic value. joint products में सभी products की value important है, वो significant है, जबकि byproduct की value कम होगी, small value होगी. Joint products are produced simultaneously but the byproducts are produced incidentally in addition to the main product. जॉइंट प्रोडक्ट्स है वो साथ में मैन्युफैक्चर की जाती है साइमल्टेनियसली. पर्पस है कि वो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जबकि बाय प्रोडक्ट है वो इंसिडेंटली हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें से मिल जाती है. दैट्स नॉट आवर इंटेंशन कि वो हमें प्रोड्यूस करना है. समझ में आ रहा है? जॉइंट प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस की जाती है स्पेसिफिकली, जबकि बाय प्रोडक्ट के लिए मेहनत नहीं करते, वो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, दैट इंसिडेंटल है. तो ये दो डिफरेंस के पॉइंट है. जॉइंट प्रोडक्ट है उसमें सभी की वैल्यू इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, सिमिलर होगा, जबकि बाय प्रोडक्ट में स्मॉल वैल्यू, स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू होगी. जबकि दूसरा है कि जॉइंट प्रोडक्ट है वो साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चर होती है, जबकि बाय प्रोडक्ट है वो इंसिडेंटली मैन्युफैक्चर हो रही है. आपको जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का मीनिंग और ये डिफरेंस एक साथ भी पूछ सकते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन में. को प्रोडक्ट्स. को प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, उसको कई बार सेम वे में माना जाता है, बट को प्रोडक्ट्स क्या है, अलग अलग प्रोसेस में जो एक ही साथ प्रोसेस हो रहे हैं उसे को प्रोडक्ट्स माना जाएगा. मतलब कि दोनों ही प्रोडक्ट्स है वो इन प्रोसेस है एट सेम टाइम. Joint products and co-products are used synonymously in common parlance, but strictly speaking, a distinction can be made between two. Co-products may be defined as two or more products which are contemporary but not emerge necessarily from the same material in the same process. Contemporary है but वो same material और same process में से emerge हो ऐसा जरूरी नहीं है. For instance, wheat and gram produced in two separate farms with separate processing of cultivation are the co-products. एक जगह पर wheat और एक जगह पर ग्राम, दो अलग अलग फार्म्स में वो ग्रो हो रहे हैं, वो सिमिलर टाइम पर प्रोसेस हो रहा है बट दोनों के मटेरियल अलग है, दोनों का कल्टीवेशन टाइम पीरियड वगैरह अलग होगा, तो उसे को प्रोडक्ट्स कहा जाएगा, जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं. सिमिलरली टिम्बर बोर्ड्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज आर को प्रोडक्ट्स. अलग अलग टिम्बर बोर्ड्स का अलग अलग ट्रीज का टिम्बर का यूज करके टिम्बर बोर्ड्स बनाते हैं, तो वो सारे को प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये सिर्फ थियोरेटिकली ही को प्रोडक्ट्स दिया है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं आएगा, थियोरी में पूछ सकते हैं. चलिए, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट का मीनिंग था. अब इसको अपोजिशन कैसे करेंगे वो यहां पर समझना जरूरी है, जिसके बेसिस पर आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं. Apportionment of joint cost. Joint product cost occur in many industries such as petroleum, oil refinery, textiles, dairy, food processing and many other process industries. ये examples भी आपको important हो सकते हैं, theoretical question में पूछ सकते हैं.
The management of business concern require accurate and reliable cost information related with the joint products to make managerial decisions such as to process further or to sell at split off stage. To arrive at either decision, it is necessary to know the share of joint cost to be apportioned to the different joint products. ये हमने आगे डिस्कस किया कि भाई joint cost को allocate करना जरूरी क्यों है, क्योंकि वो decision making वगैरह के लिए help करेंगे, even particular product का cost जानने के लिए भी, right? Joint costs are the expenditure incurred up to the point of separation, that is split off point. Split off point तक का जो भी cost है वो क्या है? Joint cost. Joint cost is the resource spent by manufacturer or producer for producing more than one product from processing a common input. एक जो कॉमन इनपुट है उसका यूज करके जो अलग अलग प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाटएवर इट इज, वो सब कुछ क्या है? जॉइंट cost till the split off point. This costs include raw material, labor, power, fuel, depreciation and overhead cost towards the production of the joint products. The main problem faced in the case of joint and byproduct is the apportionment of this joint cost. For costs incurred after split off point, there is no problem as this cost can be directly allocated to individual joint product or byproducts. वो स्प्लिट ऑफ हो गए, उसके बाद अगर कोई भी फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वो तो सेपरेटली वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो उसमें कोई मगजमारी नहीं है। प्रॉब्लम ये जॉइंट कॉस्ट का है कि इसको किस तरह से अपोर्शन करें। उसके लिए बहुत सारी मेथड्स दी गई है जो यहां पर हम समझने वाले हैं। मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। तो जो भी अपोर्शनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उससे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह अफेक्ट होंगे। एज द रिलेशंस बिटवीन मटेरियल, प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड unobservable, there is no way to determine the cost of the different production factors used in the process for the production of each of the joint products. Therefore, the cost incurred in the manufacture of each of the joint products cannot be correctly identified. अब सेम वे में प्रोसेस हो रहा है तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ या उसमें कितना लेबर ओवरहेड्स यूज हुआ पता नहीं चल सकता। इसीलिए डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना ही कॉस्ट हुआ है। उसको कोई एक अजम्पशन, कोई मेथड का यूज करके, कोई कुछ ऐसा बेस लेकर हमें उसे अलोकेट अपोर्शनमेंट करना रहेगा। इट कैन ओनली बी अपोर्शन टू द जॉइंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग सम रैशनल मेथड्स। तो कौन से कॉमनली यूज होती है? फिजिकल यूनिट्स मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स। इसके अलावा भी कुछ है, मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो यहां पर 7 मेथड्स हमें दी गई है। इसमें से ये फिजिकल यूनिट्स मेथड में जो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स उसके कितने यूनिट्स मिले हैं उनसे टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भी यूनिट वाइज कॉस्ट मिला उसको हर प्रोडक्ट के जितने जितने यूनिट्स मिले उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये सिमिलर टू एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है, जिसमें भी यूनिट कॉस्ट, एवरेज यूनिट कॉस्ट कितना हुआ है उसके हिसाब से अलोकेट किया जाता है। तो 7 मेथड है, बट उसमें से ये 2 मेथड सेम है, राइट? तो एक्चुअली हमें 6 मेथड्स कंसीडर करनी है। उसमें से भी ये यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट का सिर्फ आपको थ्योरी दिया हुआ है कि भाई टेक्निकल एस्टिमेट, टेक्निकली देखा जाएगा कि इसमें कितना, कौन से प्रोडक्ट में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड्स हमने यूज किया होगा। तो उसका भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो एक्चुअली आपको जो पढ़ना है वो मेनली फिजिकल यूनिट मेथड या फिर एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये 5 मेथड्स हमें इन डिटेल समझनी रहेगी। और एक मेथड है जिसका आपको एक क्वेश्चन दिया है, थियरी नहीं दी है, वो भी हम कवर अप करेंगे, जो इस केस सिनेरियो में कवर अप किया है, जो एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिया हुआ है मॉड्यूल में, उसके हिसाब से। चलिए, सबसे पहले दिया है फिजिकल यूनिट मेथड। ये सिंपल मेथड है, जॉइंट कॉस्ट है, उसको टोटल कितने यूनिट्स हमें मिले हैं फ्रॉम फॉर ईच प्रोडक्ट, उसको कंसिडर करके उसका पर यूनिट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जितने जितने यूनिट्स है उसके प्रोपोर्शन में हम ये कॉस्ट है वो अलोकेट कर देंगे। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स है वो लीटर्स में, लिक्विड में ही होंगे, लीटर्स में ही होंगे तो इजीली हो पाएगा। केजीस में होंगे तो हो जाएगा, नंबर में होंगे तो हो जाएगा, बट एक केजी में है, एक लीटर में है, एक नंबर में है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इजीली ये फिजिकल यूनिट मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं
राइट, उसका मास वगैरह कंसिडर करके, बट वो डिफिकल्ट या फिर एक्यूरेट नहीं होगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि ये मेथड तभी यूज करनी चाहिए जब सारी की सारी प्रोडक्ट्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कॉस्ट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो सेम होना जरूरी है। This method is based on the assumption that the joint products are capable of being measured in the same units. सारे के सारे यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं, सॉरी सेम यूनिट्स में सारे के सारे प्रोडक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। Accordingly, joint cost here are apportioned on the basis of some physical base, such as weight, number, etc. In other words, the basis used for apportioning joint cost over the joint product is the physical volume, the joint products at the point of separation. जो उसका फिजिकल वॉल्यूम है उससे कंसिडर करके हम जॉइंट कॉस्ट है उसको अलोकेट करेंगे। Any loss arises during the joint production process is also apportioned over the product on the same basis. Any loss जो है वो भी कौन बेयर करेगा? जो बाकी के गुड यूनिट्स है, सिंपल नॉर्मल लॉस जो होगा वो डेफिनेटली किसको बेयर करना होगा? जो बाकी के यूनिट्स हैं उन्हीं को, गुड यूनिट्स को। वो हमने आगे भी पढ़ा ही हुआ है। तो नॉर्मल लॉस अगर कुछ भी होगा तो वो यूनिट्स को बेयर करना रहेगा, मतलब कि उसके यूनिट उतने, फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट्स इनपुट डाला था, बट एक्चुअली अगर हमें 80 यूनिट से मिलते हैं तो जो 20 यूनिट्स है उसका जो भी कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? 80। तो हमारा जो भी कॉस्ट है वो हमें 80 से ही कंसिडर करना है। हमारे पास अब 100 आउटपुट ही नहीं है, राइट? तो 80 से कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पर यूनिट कॉस्ट या फिर जो भी कॉस्ट अलोकेट हुआ है टू ईच प्रोडक्ट वो उसमें 20 की इफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगी। In situation where physical units are different, the joint product must be converted to a common unit of measurement. अगर आपके यूनिट्स जो है वो अलग अलग है, मतलब कि हर प्रोडक्ट के यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अलग अलग है, तो उसको कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट कर पाएंगे यूजिंग फिजिकल यूनिट मेथड। इन केस द सेम कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। The main defect of this method is that gives equal importance and value to all the joint products. See, यहाँ पर यूनिट के बेसिस पर आप अलोकेट कर रहे हैं, मतलब कि सभी की वैल्यू सेम है। जनरली जो कॉस्ट अलोकेशन है वो उसके सेल वैल्यू के बेसिस पर करेंगे तो वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मिलता है कि उसमें से हमें कितना इनकम होने वाला है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कोई भी पर्सन किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा क्यों पे करेगा? क्योंकि उसमें से उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कि जो भी जॉइंट प्रोडक्ट को हम ज्यादा अमाउंट पर सेल कर रहे हैं उसको ज्यादा जॉइंट कॉस्ट अलोकेट होना चाहिए, बट ये चीज यहां पर कंसिडर नहीं की जाती है। फिजिकल यूनिट मेथड में उसके यूनिट्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब कि ऐसा मान लिया जाता है कि सारी प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तभी ये जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन की ये मेथड वैलिड कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें ये अजम्पशन ले लिया है कि सभी की वैल्यू सिमिलर या ऑलमोस्ट सेम है, तभी ये यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो यहां पर फोकस है जॉइंट कॉस्ट का वो क्वांटिटी पर है, उसकी वैल्यू पर नहीं, वो प्रोडक्ट की वैल्यू पर नहीं है। The method of apportioning is mostly followed when sell price of all the products is uniform. अगर सभी की जो सेल वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, सिमिलर है, तभी ये मेथड यूज करनी चाहिए, राइट? तो फिजिकल यूनिट मेथड में फोकस किसके ऊपर है? यूनिट्स, जो आउटपुट के यूनिट्स मिले हैं, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट के यूनिट्स कॉमन होने चाहिए। नहीं है तो कन्वर्ट करो, अगर कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इस मेथड को यूज मत करो। इस मेथड में ऐसा मान लिया जाता है कि सभी जो प्रोडक्ट्स उनकी सेल प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म है, तभी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंस सिर्फ जो है वो क्वांटिटी को दिया है, वैल्यू को नहीं दिया हुआ है। क्लियर? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये थियरी और इसके पॉइंट्स भी आपको समझने जरूरी है। इवन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो सिचुएशन में ऐसा सब कुछ दिया होगा जिसमें आपको लग रहा है कि फिजिकल यूनिट मेथड है वो एडवाइजेबल है, तो आपको ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन है, यहाँ पर कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए, तो आपको खुद सोच के खुद अप्लाई करना होगा। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, राइट? चलिए इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो समझते हैं। A coke manufacturing company produces the following products by using 5000 tons of coal at rupees 1100 per ton into a common process. ये जो कंपनी है वो कोक मैन्युफैक्चर करता है, 5000 टन्स ऑफ कोल यूज किया हुआ है एट 1100 पर टन के हिसाब से, मतलब कि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट हुआ। उसमें से कितना आउटपुट मिला? कोक 3500 टन्स, टार 1200 टन्स, sulfate of ammonia 52 tons and benzol 48 tons. Prepare a statement apportioning the joint cost among the products on the basis of physical unit
मेथड। सी यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, 5000 यूनिट्स ऑफ कोल हमने ऐड किया है, ये टर्न्स में है और ये सब कुछ भी टर्न्स में है। तो 5000 टर्न्स इंटू ₹1100 अगर हम करेंगे तो हमारा जो भी अमाउंट मिल रहा है 55 लाख के कॉस्ट को हमें एलोकेट करना होगा इन दिस 4 प्रोडक्ट्स यूजिंग दिस यूनिट्स 3500 1200 52 48। इसका टोटल करते हैं 3500 प्लस 1200 प्लस 52 प्लस 48, तो ये होता है 4800 टन्स। हमने रॉ मटेरियल ऐड किया था 5000 टन्स, बट हमें आउटपुट कितना मिला है 4800 टन्स, मतलब कि यहां पर नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 200 टन्स। तो ये 200 टन्स का जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेंगे, ये 4 प्रोडक्ट्स, ये गुड यूनिट्स जो है वो बेयर करेंगे। तो मतलब अब हमें यहां पर 55 लाख रुपीस का अलोकेशन 4800 में करना है, ना कि 5000 टन्स में, राइट। चलिए, तो यहां पर सिंपली किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई अब हमारे पास 4800 टन्स के लिए कितना कॉस्ट है 55 लाख, तो जो हमारा कॉक है उसके लिए है 35, उसका यूनिट्स हमें आउटपुट मिला है 3500, तो उसके लिए क्या होगा, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 55 लाख इंटू 3500 डिवाइड बाय 4800, तो ये हो जाएगा 40,10,416 रुपीज या 417 रुपीज, 40,10,417 रुपीज। इस तरीके से बाकी में भी करेंगे, टार, सल्फेट ऑफ अमोनिया एंड बेंजोल, उसका है रिस्पेक्टिवली 1200, 52 एंड 48, तो 55 लाख इंटू 1200 डिवाइड बाय 4800, तो ये हो जाएगा 13,75,000 रुपीज। फिर 55 लाख इंटू 52 डिवाइड बाय 4800, तो वो हो जाएगा 59,583 रुपीज, और 55 लाख इंटू 48 डिवाइड बाय 4800, तो हो जाएगा 55,000 रुपीज। इन सभी का टोटल कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमने किया है वो सही है या नहीं। राइट, तो सिंपली हमने क्या किया, जो भी हमारा जॉइंट कॉस्ट था 55 लाख रुपीस, उसको हमने चारों प्रोडक्ट में बेस्ड ऑन यूनिट्स हमने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो आपका ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन हो गया। यहां पर उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है उसमें क्या किया है कि भाई आउटपुट पहले कितना है, उसमें वेस्टेज 200 को अलग से लिखा हुआ है, फिर ये 200 को इन चारों में अलोकेट किया है इन देयर आउटपुट रेशियो, मतलब कि ये जो 3500, 1200, 52 और 48 है उसके रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो यहां पर 200 अलोकेट कर दिया, मतलब कि अब जो कॉक है उनको 3646 यूनिट्स का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, भले ही आउटपुट 3500 है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस जो है वो गुड यूनिट्स बेयर करते हैं, सिंपल। तो वो किया है, और यहां पर उन्होंने जो कॉस्ट है पर यूनिट, राइट, वो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, और उस तरीके से ये किस तरह से नॉर्मल लॉस अलोकेट किया वो दिखाया हुआ है। और फिर ये जो 55 लाख है वो उन्होंने इस प्रोपोर्शन में 3646, 1250, 54 और 50 के रेशियो में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हमने सिंपली क्या कर दिया कि आउटपुट को ही 4800 कंसिडर कर लिया, क्योंकि 200 जो है वो नॉर्मल लॉस है, तो वो डेफिनेटली बाकी चारों ही बेयर करने वाले हैं, राइट। तो आंसर सिमिलर ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर 40,10,417 है, यहाँ पर 600 किया हुआ है, दैट्स नॉट मेजर डिफरेंस, राइट, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये दोनों में तो सेम आ रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा कॉक और सल्फेट ऑफ एमोनिया है, उन दोनों में थोड़ी सी अमाउंट डिफर हो रही है, बट उससे मार्क्स नहीं कटेंगे, वो सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक पर ही हमने किया हुआ है, अलग मेथड से किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आप ये सिंपल वे है, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, और फिजिकल यूनिट मेथड से हम कॉस्ट एलोकेशन कर सकते हैं इजी, राइट। फिर दूसरी मेथड एनआरवी मेथड है, वो बाद में देखते हैं। पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि फिजिकल यूनिट मेथड और एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड दोनों सेम है, तो उसके बारे में जो समझाया हुआ है पेज नंबर 11.10 पर, वो पहले कवर अप कर लेते हैं। Average unit cost methods. Under this method, total process cost up to the point of separation is divided by the total units of joint products produced.
ऑन डिवीजन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्टेन, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट, एवरेज यूनिट कॉस्ट मिलता है, मतलब कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स जो हमें मिले हैं, ताकि पर यूनिट कितना कॉस्ट हुआ वो मिलेगा, और फिर जो प्रोडक्ट्स के जितने आउटपुट के यूनिट्स मिले उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर सीधा ही डायरेक्टली अगर हम प्रोपोर्शनेट करेंगे तो भी वही होगा। So average unit cost, total process cost up to the point of separation divided by total units of joint products produced. This is simple method. The effect of application of this method is that all joint products will have uniform cost per unit. If this method is used as the basis for price fixation, then all products may have more or less the same price under this method. Customers of high quality items are benefited as they have to pay less price on their purchase. यहाँ पर भी ये डेफिनेटली सेम मेथड है, नाम अलग दिया है, राइट, बाकी उसकी आत्मा सेम है। तो यहां पर भी क्या मान लिया जाएगा कि सारी प्रोडक्ट्स की जो सेल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं है तो उससे बेनिफिट किसको होगा, जो हाई क्वालिटी वाली वैल्यू परचेस करते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिले बट उसका एक्चुअल कॉस्ट कम हुआ, क्योंकि सभी को कॉस्ट सिमिलर वे में अपोर्शन हो रहा है, तो उसको हाई क्वालिटी ज्यादा प्रोसेस से ज्यादा कॉस्ट हुआ होगा एक्चुअली, बट उतना कॉस्ट उनको बेयर नहीं करना पड़ता है, तो उनके कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है। तो ये सिमिलर है, ऐसा ही बताया हुआ कि ये फिजिकल यूनिट मेथड जैसा ही है। इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी है, तो वो देखते हैं। Find out the cost of joint products A, B and C using average unit cost method from the following data. Pre-separation joint cost ₹60,000. तो ये joint cost 60,000 हमें दिया हुआ है। Production data, products और उसके units A, B and C 500, 200, 300, 1000 यूनिट्स हमें मिला है, तो 60,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, ₹60। फिर इनको ₹60 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 500 इंटू 60 मतलब 30,000 रुपीज, 200 इंटू 60 मतलब 12,000 रुपीज एंड 300 इंटू 16 मतलब 18,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा टोटल 60,000, सिंपल, बस और कुछ नहीं था, राइट। तो ये एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड या फिर फिजिकल यूनिट्स मेथड दोनों सेम है, राइट, उसमें लॉजिकल कुछ अलग नहीं है। क्लियर? चलिए अब फिर से 11.6 पर आ जाइए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड मतलब कि हमें ये जो प्रोडक्ट है वो जो भी जब भी हम सेल करेंगे फर्दर प्रोसेस होने के बाद अगर करना है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट पर फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं तो उसको करने के बाद कितना वैल्यू हमें रियलाइज होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तो जितना भी हमारा सेल्स वैल्यू है, सेल जितने पर भी हम करेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से 3 चीजें माइनस कर देंगे तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा, राइट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर हमें कितना रियलाइजेबल होता, तो जो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो प्रॉफिट को हटाओ। फिर होगा, हो सकता है कि हमने फर्दर प्रोसेस किया तो उसका कोई अलग से कॉस्ट हुआ होगा और वो फर्दर प्रोसेस का कॉस्ट स्पेसिफिक टू दैट प्रोडक्ट है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको भी हटाओ क्योंकि वो जॉइंट नहीं है। और अगर कोई भी एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कॉस्ट की है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भी हटाओ। इनके बाद जितनी वैल्यू मिली वो हमारे लिए क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसके बेसिस पर, उसके प्रोपोर्शन में हम जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। मतलब कि अलग अलग हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कितना हमें रियलाइज होगा अगर वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल किया होता तो। पर उसके लिए हम फर्दर प्रोसेसिंग पर जो सेल किया है उस सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और कोई भी सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर किया है तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट इज कंसिडर्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसके प्रोपोर्शन में हम जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करेंगे सारी जॉइंट प्रोडक्ट्स को, राइट। टू अराइव एट द सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, following are deducted from the cell value of the joint products at final stage, that is after processing। ये इंपॉर्टेंट है। NRV मेथड हम यूज कर रहे हैं और उसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग करने वाले हैं, तो उसमें वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसी को हमें कंसिडर करना रहेगा, उसी सेल्स वैल्यू को हमें कंसिडर करना रहेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लाइक फ्रेट, रॉयल्टी, कमीशन एटसेट्रा, ये प्रोडक्ट के लिए जो भी डायरेक्टली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किया है उसे हटा देंगे। कॉस्ट स्प्लिट ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा वो, और इवन जो मार्जिन है
प्रॉफिट है उसको भी हटाना होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है पर उसको भी हटाना होगा, जो हमें आगे एग्जांपल दिया है उसमें समझाया भी हुआ है। This method has advantage as relative sales value serves as a proxy for relative benefit received by each product from joint cost। joint cost में से जिस प्रोडक्ट को जितना बेनिफिट मिला उसके बेसिस पर हम यहाँ पर अलोकेशन कर रहे हैं। When selling prices for all product exist at split off, the sell value at split off method is the preferred technique। जहां पर भी हमें सेलिंग प्राइस पता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही, मतलब कि जहां पर ये प्रोडक्ट्स अलग हो रही है वहीं पर हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही पता है कि कितनी इसकी वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है, तो उसके बेसिस पर हम सेल कर सकते हैं। बट वो अगर नहीं पता है तो ये एनआरवी मेथड हेल्पफुल हो सकता है। इट इज रिलेटिवली सिंपल टेक्निक दैट डिपेंड्स ऑन अ कॉमन बेसिस फॉर कॉस्ट एलोकेशन रेवेन्यूज। तो यहाँ पर एनआरवी बेसिस पर हम कैसे करेंगे, तो ये अलग अलग हमारे प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स वैल्यू यूनिट्स आफ्टर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद कितने यूनिट्स थे उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स मिलेगा। उसमें से प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने आपको बताया था वो माइनस करेंगे, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करेंगे और पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट मतलब कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही है। तो हमें मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसके प्रोपोर्शन में हमें तीनों प्रोडक्ट्स को जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करना रहेगा। एग्जांपल है यहां पर, एन एंटिटी इनकर्स अ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹64,500 in producing two products, A 200 units and B 200 units, and earns a sales revenue of ₹86,000 by selling at ₹170 per unit of product A and product B at ₹260 per unit। यहाँ पर ये A और B के 200 यूनिट्स मिले और उसको सेल कर रहे हैं 170 रुपीज में प्रोडक्ट A को और प्रोडक्ट B को 260 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट A and B are ₹4,000 and ₹32,000 respectively. The joint cost can be apportioned to product A and B as follow। एनआरवी मेथड का अगर हमें यूज करना है तो किस तरह से ए और बी को जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹64,500 एलोकेट किया जाएगा। तो सबसे पहले उसकी सेल वैल्यू जो यहाँ पर 170 और 260 पर यूनिट के हिसाब से रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी उसको कंसिडर करेंगे। दोनों के 200 यूनिट्स है तो प्रोडक्ट ए के लिए 200 इंटू 170 34,000 एंड प्रोडक्ट बी के लिए 200 इंटू 260 तो 52,000, 52 प्लस 34 तो टोटल हो जाएगा 86,000 जो हमें सेल दिया हुआ है टोटल। उसमें से हमें यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हमें नहीं पता है, राइट, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट कितना है वो दिया हुआ है तो वो माइनस करेंगे 4,000 एंड 32,000 और कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं दिया हुआ है तो उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन में है उस हिसाब से करना है। अगर क्वेश्चन में तीनों चीजें है, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट स्प्लिट ऑफ या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से जितना दिया हुआ है उनको हमें फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसमें से माइनस करना रहेगा। तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी 30,000 एंड 20,000। तो हमारा जो 64,500 का जॉइंट कॉस्ट है उसको हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:2 दैट इज 38,700 एंड 25,800। तो हमें एनआरवी के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स है उसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट हमें माइनस करना है तो हमें मिलेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और वो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसके प्रोपोर्शन में हमें जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना रहेगा, राइट। तो ये हमारा जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। This method is used when the realizable value of joint products at split off point is unknown। मतलब कि जब वो स्प्लिट होते हैं, joint products हमें मिलती है तब उसे सेल नहीं कर सकते हैं और अगर उसे सेल नहीं कर सकते तो उसके सेलिंग प्राइस नहीं अवेलेबल है तो उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर हम जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करेंगे। अगर हमारे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही अगर सेल वैल्यू पता है तो डेफिनेटली उसी के बेसिस पर हमें उसको अपोर्शन करना चाहिए क्योंकि उसी पॉइंट पर हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट में से कितना बेनिफिट हमें मिलने वाला है, कितने में वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सेल वैल्यू जनरली उसमें से मिलने वाला बेनिफिट टू द कस्टमर के हिसाब से हम तो उसमें ज्यादा कॉस्ट अलोकेट हुआ होगा, उसमें ज्यादा प्रोसेस हुई ऐसा माना जाएगा और उसको ज्यादा हमें कॉस्ट अलोकेट करना रहेगा। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये एनआरवी मेथड हम यूज कर सकते हैं।
ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी शायद आपको सोचना होगा कि कौन सी मेथड यूज करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन। हाँ, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से करो तो आपको करना ही है, बट जहां पर आपको खुद सोचना है उस केस में ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर है यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट। This method used technical estimate to apportion the joint cost over the joint product. This method is used when the result obtained by the above methods does not match with resources consumed by joint products or the realizable value of the joint products are not readily available. जो हमने आगे की मेथड देखी या फिर जो आगे भी जो देखने वाला है उस हिसाब से अगर हम जॉइंट कॉस्ट अलोकेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसकी सेल वैल्यू के हिसाब से या फिर यूनिट्स के हिसाब से अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप टेक्निकल एस्टिमेट का यूज करके भी कौन सी प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट अलोकेट करना चाहिए, उसमें कितने रिसोर्सेज का उन्होंने कंज्यूम किया होगा, उसके बेसिस पर यह कॉस्ट अलोकेशन किया जाएगा। पर ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसके लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है, राइट, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रोडक्शन होता जाएगा, सेल होता जाएगा, उसमें से बेनिफिट्स मिलते जाएंगे, उसके बेसिस पर कुछ अलोकेशन, एस्टिमेशन, एनालिसिस कर पाएंगे और इसके लिए एक्सपर्ट की भी जरूरत हो सकती है, तो कॉस्ट भी ज्यादा लग सकता है। तो ये मेथड्स, 3 मेथड हमने देखी, फिजिकल यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट। इसके अलावा भी 4 मेथड्स है, उसमें से एक ऑलरेडी हमने देख ली, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। उनके अलावा जो 3 मेथड्स है वो देखते हैं। मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहां पर स्प्लिट ऑफ होता है, जहां पर हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स मिलती है, वहीं पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, वहीं पर उसकी सेल वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर हम जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करेंगे, क्योंकि उसी में से किसकी कितनी क्वालिटी है, किसकी कितनी डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, वो पता चलती है और उसी के बेसिस पर अब तक का जो प्रोसेस का कॉस्ट है वो उसको अलोकेट करना चाहिए। तो जहां पर भी सेपरेशन के टाइम पर सेल वैल्यू कितनी है वो अवेलेबल है, तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। This method is used for the apportionment of joint cost to joint products up to the split off point. It is difficult to apply this method if the market value of the products at the point of separation is not available. अगर सेपरेशन के टाइम पर उसकी सेल वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट्स की, वो अगर हमारे पास नहीं है, तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। तब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड या फिर जो आगे देखेंगे कि मार्केट वैल्यू एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसका यूज करेंगे। It is useful method when the realizable value of joint products at split off point of separation is known and where further processing costs are incurred disproportionately. ये मेथड कब इंपॉर्टेंट है, जब आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर मार्केट वैल्यू कितनी है, राइट, वो पता है, और दूसरी चीज कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेटली हुआ है, मतलब कि एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा, दूसरी प्रोडक्ट में बहुत कम, तो उस केसेस में ये मेथड है वो एडवाइजेबल है, राइट। जहां पर भी आपका 2 पॉइंट हमें पता है, एक तो मार्केट वैल्यू, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर मार्केट वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरा कि जो आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हुआ है, मतलब कि एक में बहुत ज्यादा, एक में बहुत कम है, तो उस केस में आप मार्केट वैल्यू एट फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, आपको यही मेथड यूज करनी चाहिए। हाँ, अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो आप एनआरबी यूज कर सकते हैं, राइट, पर ये जो नेक्स्ट हम मेथड समझने वाले हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। ये आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, इससे इजी वे हमें बताया हुआ है, उसी तरीके से हम करेंगे। सिमिलर जो एग्जांपल 1 में हमें था वही डेटा लेकर इस मेथड से हमें जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। Any entity incurs a joint cost of ₹64500 in producing 2 products, A 200 units, B 200 units, and earns sales revenue of ₹86,000 by selling at ₹170 per unit of product A and product B at ₹260 per unit. हमें आगे के क्वेश्चन में ये जो सेल वैल्यू थी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग थी, बट यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है, राइट, वो एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही कितनी है, ए का 200 यूनिट्स 170 पर सेल कर सकते हैं और बी के 200 यूनिट्स एट ₹260 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो इसी प्रोपोर्शन में हम ये 64,500 को सेल करेंगे, सॉरी अपोर्शन करेंगे। सी ए का सेल कितना होता है, 200 यूनिट्स इंटू ₹170, तो हो जाता है 34,000 रुपीज, और बी जो है उसके 200 यूनिट्स और उसका वैल्यू है ₹260 पर यूनिट, तो 260 इंटू 200 तो हो जाता है 52,000 रुपीज, तो ये 86,000 इस तरीके से है। तो अब हमें 64,500 है उसको 34:52 के रेशियो में डिवाइड करना है, बस।
देखिए यहाँ पर जो दिया है कि दिस कॉस्ट में बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, तो 64,500 जो है उसको 34:52 के रेशियो में अगर हम करेंगे, तो ये होता है 25,500 और ये होता है 39,000 रुपीज। सी, उन्होंने अलग तरीके से किया है, बट ये इजी वे है, अपोर्शन करना है सिंपल। किस तरह से अपोर्शन करना है, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल वैल्यू है जो जॉइंट प्रोडक्ट्स की, उसका इंडिविजुअल सेल कितना है, उसी के प्रोपोर्शन में हमें उसका जॉइंट कॉस्ट है उसे अलोकेट करना रहेगा। सिंपल। मार्केट वैल्यू, ये आप जो यहां पर सॉल्यूशन दिया वो नहीं कंसिडर करेंगे तो चलेगा, आपको कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये इजी वे है तो इसी को यूज करिएगा। चलिए, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल हो रहा है, जो वैल्यू मिल रही है उसके प्रोपोर्शन में। आगे जो हमने देखा इस मेथड में हमने एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उसकी सेल वैल्यू कितनी है उसके बेसिस पर किया था। इस मेथड में हमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू है उसके बेसिस पर हमें यहां पर जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना रहेगा। जहां पर भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिमिलर वे में हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली हो रहा है, सभी में ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, तो उस केस में, और जहां पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस केस में हम मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली है तो एनआरवी मेथड यूज करना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको भी हटा देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, जो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो सेल वैल्यू है बस उसी में हम प्रोपोर्शनेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट को। Here the basis of apportionment of joint cost is the total cell value of finished product and involves the same principle as discussed above. Suppose that in example 2 given above, जहां पर हमें क्या बोला था कि भाई 64,500 जॉइंट कॉस्ट है और ए और बी जो है वो 200 यूनिट्स मिले हैं और उसको 170 और 260 पर हम सेल कर सकते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। If sell price of product A and B after further processing are rupees 200 and rupees 300 respectively, the joint cost proportion कैसे होगा? अगर हमें मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग को कंसिडर करना है और उस टाइम पर जो A और B की सेल वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वो 200 और 300 हो जाती है, तो किस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे? तो यहां पर जो हमारा सेल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा और उसके प्रोपोर्शन में करना है। ए जो है यहां पर दिया ही हुआ है 200 यूनिट्स एट ₹200 तो हो जाएगा 40,000 और 200 यूनिट्स ऑफ बी एट ₹300 तो हो जाएगा 60,000, टोटल 1 लाख। तो अब हमारा जो 64,500 है वो 4:6 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, राइट? तो यही किया हुआ है उन्होंने। तो 25,800 फॉर ए एंड बी के लिए हो जाएगा 38,700। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आंसर है वो चेंज होगा, क्योंकि यहां पर हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो सेल वैल्यू थी उसे कंसिडर किया था और एग्जांपल 3 में हमने सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या है उसके बेसिस पर किया है। अगर एनआरवी मेथड होता तो हम क्या करते, ये जो 40,000 और 60,000 है उसमें से हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करना होता, या फिर प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है तो वो भी करते, और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो उसे भी माइनस करते हैं, तो हमें एनआरवी मिलती और वो एनआरवी के बेसिस पर हम अलोकेट करते जॉइंट कॉस्ट को। यहां पर हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में हमें ये जो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसे ही कंसिडर करना रहेगा। The use of this method is unfair where further processing cost after the point of separation are disproportionate or when all the joint products are not subjected to further processing. जहां पर भी जो जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, मतलब कि एक में बहुत ज्यादा होता है एक में बहुत कम होता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग होता है कुछ प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता, तो इस केस में भी मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एडवाइजेबल नहीं है। The net realizable value method which is discussed as above overcome the shortcomings of this method. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एनआरवी मेथड यूज करेंगे क्योंकि उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको हम माइनस कर देते हैं तो उसकी इंपैक्ट नहीं आती है, राइट? बट अगर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूज करेंगे तो उसमें आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, या फिर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग होना चाहिए। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये मेथड को यूज करना है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको सोचना होगा, तो ये पॉइंट को आपको कंसिडर करना रहेगा।
तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही सेल वैल्यू अवेलेबल है तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली मेथड यूज करना है, जिसमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो सेल्स है उसके प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन जो जॉइंट कॉस्ट है उसे अलॉट करेंगे। सेकंड, अगर आपके पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू है उसे कंसीडर करेंगे। उसमें हमारे पास दो मेथड है, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनआरवी। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कब यूज करेंगे? जब सारे के सारे जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग है और सभी में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट अगर आपका जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, या फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग होता है सभी में होता है बट वो डिस्प्रपोर्शनेट है, तो उस केस में आपको एनआरवी मेथड यूज करनी रहेगी। क्लियर? ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं तो उसके लिए ये समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। चलिए, ये एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया, इलस्ट्रेशन 2 भी कवर अप कर लिया। अब जो लास्ट मेथड है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन क्या है शायद हमने आगे समझा हुआ है कहीं पर, फिर से समझ लेते हैं। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। जनरली ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर 14 है उसमें कवर अप होता है कि जो भी आपका सेल, यहां पर जो अलोकेशन है कॉस्ट का, जो डिफरेंशिएशन है वो वेरिएबल और फिक्स्ड के बेसिस पर किया जाता है, उसकी वेरिएबिलिटी के बेसिस पर किया जाता है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जो हर एक यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, उसको कंसिडर करेंगे। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है जनरली प्रॉफिट। तो यहां पर जो जॉइंट कॉस्ट है उसको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहां पर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज किया जाता है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट्स आर सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। The variable costs are apportioned over the joint products on the basis of units produced. सी वेरिएबल कॉस्ट है वो जितना यूनिट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उनसे ज्यादा होता है। फिक्स्ड कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता कि कितने यूनिट्स है, राइट, उनको आउटपुट इनपुट से फर्क नहीं पड़ता है, वो पीरियड कॉस्ट है, पीरियोडिक कॉस्ट है, जनरली फिक्स्ड रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट है उसको यूनिट से फर्क पड़ता है, इसलिए जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है उसको जनरली हम यूनिट्स के बेसिस पर अपोर्शन करेंगे, एवरेज मेथड और फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर, राइट। और फिर जो फिक्स्ड कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट में उसको हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर दोनों में डिवाइड करेंगे। जितना कंट्रीब्यूशन का रेशियो है उस रेशियो में उन दोनों को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड वर्क करते हैं। In case of products are further processed after the point of separation, then all variable costs incurred to be added to the variable cost determined earlier. Variable cost भी इसी तरीके से कंसिडर किया जाएगा। This way, total variable cost is arrived, which is deducted from the respective sales value to ascertain their contribution. पूरा का पूरा क्योंकि सेल्स वैल्यू जो होगा उसमें अपने ज्वाइंट कॉस्ट का भी पार्ट होगा और तो और जो फर्दर प्रोसेसिंग किया, तो दोनों ही वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। मतलब कि जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट को अलोकेट करना है, ज्वाइंट कॉस्ट जो है जो फिक्स्ड है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट, उससे अगर हमें अलोकेट करना है तो उसके लिए पहले सारे के सारे सेल्स में से सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट का जो पार्ट है वो भी, और जो हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसमें भी जो वेरिएबल पार्ट है उसको भी माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो यहां पर जो हमने समझा कि भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में जो जॉइंट कॉस्ट जो हमने यूनिट्स के बेसिस पर, फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पर अलोकेट किया है, जो भी हमारा जॉइंट प्रोडक्ट्स है उसमें वो भी हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर जो भी प्रोडक्ट्स हमारी जो है जो हम आगे भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वेरिएबल पार्ट है उसका, तो उसे भी हमें यहां से माइनस करना है, तब हमें जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसके प्रोपोर्शन में हमें जो फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट है वो हमें अलोकेट करना रहेगा, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट किए करेंगे, राइट। The fixed costs are then apportioned over the joint products on the basis of the contribution ratios. समझ में आया? तो जो भी जॉइंट कॉस्ट में दो पार्ट होगा, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है उससे हमें जो यूनिट्स जो हमें मिले हैं इन ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट
की वजह से वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो इसीलिए यूनिट के बेसिस पर अपोर्शन कर देंगे। और फिर सेल्स में से ज्वाइंट कॉस्ट जो वेरिएबल है वो भी माइनस करेंगे, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर कुछ भी किया है तो वो भी माइनस करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में हमें फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट को अलोकेट करना रहेगा। क्योंकि सेल्स वैल्यू में हम कब करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद, तो उसका भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना जरूरी है, तभी हमें सही कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और यहां पर कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही एट द एंड आपका प्रॉफिट बनने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट तो जितने यूनिट्स बनाए उस हिसाब से प्लस माइनस हुआ है, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना रिकवर हो सकता है फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पर यहां पर फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट है वो अलोकेट किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है उनको सबसे ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलोकेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आगे के जो हमारे मेथड्स थे उसमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो वही था कि जो सबसे ज्यादा सेल्स सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है उन्हीं को सबसे ज्यादा जॉइंट कॉस्ट है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जॉइंट कॉस्ट जो है वो उसी में ज्यादा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसमें डेफिनेटली लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, इसीलिए उसका सेल्स ज्यादा है। और सेल्स की वजह से ही या तो हम एनआरवी कंसिडर करें या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट या फिर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उस तीनों में भी यही था कि जिसमें सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, जिसकी सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसी को सबसे ज्यादा कॉस्ट दिया जाता है, सेल्स का है या फिर प्रॉफिट का है। समझ में आ रहा है? हाँ, फिजिकल यूनिट मेथड, ये एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, उसमें यूनिट के बेसिस पर है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मैटर नहीं करती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में भी ऐसा ही है, प्रॉफिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस है कि वेरिएबल कॉस्ट को हटा दो, उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अर्न कर रही है उसको सबसे ज्यादा फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट जाना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये थियोरेटिकली भी आपको पूछ सकते हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर यहां पर समरी दी गई है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं सारी की सारी मेथड्स की। इलस्ट्रेशन 3, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का ही क्वेश्चन है, वो देखते हैं तो आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगी। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स A 100 kg at ₹60 per kg, B 120 kg at ₹30 per kg। यहां पर हमें सेल्स वैल्यू और कितने यूनिट सेल करेंगे वो दिया हुआ है। जॉइंट कॉस्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट ₹4400, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई आप जो भी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितना कॉस्ट करेंगे उसे जनरली मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो पूरा टोटल मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुआ। और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 3900। यहां पर जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन दिया है फिक्स्ड एंड मार्जिनल वेरिएबल में, तभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर ये फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंशिएशन सेपरेट नहीं दिए हुए हैं तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या तो डायरेक्टली दिए होंगे या फिर परसेंटेज के बेसिस पर है कुछ, तो हम कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर ये जो 4400 है उसको तो हमें यूनिट के बेसिस पर ही एलोकेट करना है, मतलब कि 100 और 120 जो है उसके प्रोपोर्शन में हमें यहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये जो सेल्स वैल्यू है ₹60 एंड ₹30, उसको 100 एंड 120 रिस्पेक्टिवली के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सेल्स मिलेगा। उसमें से जो मार्जिनल कॉस्ट हमें प्रोडक्ट वाइज ए और बी वाइज मिला है उसको उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और वो जो कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन होगा ए और बी का, उसके रेशियो में ये 3900 जो है फिक्स्ड कॉस्ट, उसे हम अलोकेट करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। यहां पर ये वर्किंग नोट में पहले मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेट किया है। पहले मार्जिनल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹4400 इज अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ 100:120 जो उनकी क्वांटिटी है। तो यहां पर ए को जाता है ₹2000 एंड बी को जाता है 2400। इसको सेल्स वैल्यू में से माइनस करेंगे। सेल्स रेवेन्यू जो 100 into 60 एंड 120 into 30 रुपीज कुछ था, हाँ 120 kg into 30 रुपीज तो 3600। उसमें से मार्जिनल कॉस्ट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया उसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, राइट। उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में मतलब कि 4000 और 1200 हमें मिला है, तो 40:12 के रेशियो में हमारा जो फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट था 3900 वो हम डिवाइड करेंगे। 40:12 के रेशियो में 3900 को डिवाइड करेंगे तो 3000 फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के लिए 900।
ए प्रोडक्ट ए जो है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसको ज्यादा फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट अलोकेट किया जाएगा, जबकि प्रोडक्ट बी में कंपैरेटिवली कम कंट्रीब्यूशन है तो उसको कम जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन किया जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, उसको यूनिट्स के बेसिस पर हमें डिवाइड करना है। फिर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यहां पर सिर्फ वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट दिया है, अगर आपको वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया होता तो वो भी आपको इसमें से माइनस करना होता, तो जो कंट्रीब्यूशन मिलता उसी को कंसिडर करके उसी के रेशियो में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को अलोकेट करना रहता। वो पॉइंट एक ध्यान में रखिएगा, उसमें गलती हो सकती है, राइट। और फिर ये फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में उन्होंने अलोकेट कर दिया। सिंपल, राइट। चलिए यहां पर ऑलमोस्ट हमारी सारी मेथड्स कवर अप हो चुकी है। एक और मेथड है जो हमारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू है उसमें, तो वहां पर हम कवर अप करेंगे। बाकी और कोई मेथड जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन के लिए नहीं है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेसेस सॉल्ट एंड processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC। ये जो कंपनी है वो सॉल्ट जो है वो परचेस करती है और उसको प्रोसेस करके caustic soda, chlorine and PVC बनाते हैं। In the month of July, inorganic chemicals purchased salt for ₹40,000। मतलब कि ये रॉ मटेरियल का जॉइंट कॉस्ट होगा, क्योंकि इसमें से आगे की प्रोडक्ट हमें मिल रही है। Conversion cost of ₹60,000 were incurred up to the split off point। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, मतलब कि जॉइंट कॉस्ट हमारे, जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे अलग हुए, वहां तक 60,000 का कन्वर्जन कॉस्ट था। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कि लेबर एंड ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों को मिलाकर 1 लाख रुपीस का जॉइंट कॉस्ट होगा, 40,000 प्लस 60,000। एट विच टाइम 2 sellable प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड। वहां पर हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलती है। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। मतलब कि हमारे 3 प्रोडक्ट्स हमें यहां पर बताए हैं, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी। कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन जो है वो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट से, सोल्ट को प्रोसेस करने से हमें कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन मिलता है। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करने से पीवीसी मिल सकता है, राइट। सिंपल, सोल्ट, उसमें से जॉइंट प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके हमें पीवीसी मिल सकता है, राइट। इस तरीके से ये जो सोल्ट है उसका कॉस्ट है 40,000 एंड उसका कन्वर्जन कॉस्ट है 60,000। तो टोटल जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है वो कितना होता है, 1 लाख रुपीस, राइट। द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। प्रोडक्शन इन टर्न कितना है, सेल्स क्वांटिटी इन टर्न कितना है और सेलिंग प्राइस पर टर्न कितना है वो हमें दिया हुआ है। कॉस्टिक सोडा जो है उसका प्रोडक्शन हुआ है 1200 टन्स, उसमें से सेल 1200 पूरा का पूरा कर सकते हैं एट ₹50। क्लोरीन जो है वो 800 टन्स है, बट उसको सेल नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 2 sellable प्रोडक्ट्स, राइट। जो सेल कर सके ऐसे ही प्रोडक्ट है। पीवीसी 500 प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये क्लोरीन को प्रोसेस करके हमें 500 टन्स ऑफ पीवीसी मिलता है। क्लोरीन 800 टन है, उसको प्रोसेस करके 500 टन हमें पीवीसी मिलता है। उसका सेल भी 500 पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं और 200 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस है। All 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of ₹20,000। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। Yield 500 tons of PVC, जिससे हमें 500 tons of PVC मिलता है। There was no beginning or ending inventories of caustic soda, chlorine और PVC in July। Opening और closing stock नहीं दिया हुआ है। There is active market for chlorine। क्लोरीन जो है उसके लिए भी एक्टिव मार्केट है। और inorganic chemicals could have sold all its July production of chlorine at ₹75 per ton। क्लोरीन जो है 800 टन जो हमें मिला है वो हम पूरा का पूरा सेल कर सकते हैं एट ₹75 पर टन। अगर उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं इनटू पीवीसी तो 500 टन मिलता है, जिसको हम 200 रुपीज पर टन के हिसाब से सेल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन रिक्वायर्ड,
So how joint cost of rupees 1 lakh would be apportioned between caustic soda and chlorine under each of the following methods? हमारी जो joint products है वो क्या है? caustic soda and chlorine. PVC हमारे क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करने से मिलता है, वो हमारी joint products नहीं है। तो 1 लाख रुपीस का जो कॉस्ट है वो caustic soda और क्लोरीन में हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हमें 3 मेथड से कैलकुलेट करना है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कितनी सेल वैल्यू है? तो देखो क्लोरीन की है ₹75 और कॉस्टिक सोडा को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कितनी वैल्यू है? ₹50। तो 50 इंटू 1200 और 75 इंटू 800 उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना रहेगा। सेकंड फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड में कॉस्टिक सोडा मिला है हमें 1200 टन्स और क्लोरीन मिला है 800 टन्स, तो 2000 टन्स होता है। तो उसके हिसाब से जो हमारा 1 लाख रुपीस है वो 12:8 के रेशियो में हमें डिवाइड करना रहेगा। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हम जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसमें से प्रॉफिट मार्जिन दिया है तो वो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है तो वो, और अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह है तो उसको माइनस करते हैं। यहां पर जो हमारा कॉस्टिक सोडा है उसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा सेल्स वैल्यू है वही क्या बन जाएगा? हमारा एनआरवी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं है। पर क्लोरीन को हम फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाते हैं और उसका पीवीसी का जो सेल प्राइस है 200 रुपीज पर टन के हिसाब से 200 इंटू 500 उसको कंसिडर करेंगे। उसमें से जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज है वो भी माइनस करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन या एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिए तो उसको कंसिडर नहीं करना है, तो हमें मिल जाएगी एनआरपी। राइट, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये 3 मेथड से पूछा है आपको। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, यहां पर हमें प्रोडक्ट कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, उसका सेल्स इन टर्न्स है 1200, 800, सेलिंग प्राइस पर टर्न है 50 एंड 75, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा 60,000, मतलब दोनों सेम है तो इक्वली ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 लाख रुपीस जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है उसको, तो 50,000। सिंपल, समझ में आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने ये अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट किया है तो डेफिनेटली वही जस्ट बताया है कि किस तरह से होगा, वो बहुत इजी है। राइट, इस टेबल को आप चेंज भी कर सकते हैं कि कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन की आप कॉलम्स बनाएं और ये सब कुछ सेलिंग प्राइस वगैरह आप जो अलग अलग रोज है उसमें लिख सकते हैं। फिजिकल मेजर मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड या फिर एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, सब कुछ सेम है। कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन उसके सेल्स वैल्यू 1200, 800 उसके रेशियो में 12:8 के रेशियो में हम प्रोपोर्शनेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट को, तो 60,000 एंड 40,000, 1 लाख रुपीस उसका यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है। राइट, आप ये कैलकुलेशन ना दिखाए और यहाँ पर 12:8 लिख देंगे तो भी चलेगा। फिर एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, सेल्स वैल्यू कॉस्टिक सोडा का है 60,000, 50 रुपीज था पर टन और 1200 टन थे। और क्लोरीन को यहां पर हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू जनरली फर्दर प्रोसेस करने के बाद की कंसिडर की जाती है, तो 200 रुपीज इंटू 500 टन जो हमारा पीवीसी है उसकी सेल्स वैल्यू कंसिडर की है 1 लाख। प्रॉफिट स्प्लिट कॉस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट मतलब कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ क्लोरीन को किया था तो 20,000 रुपीज उसमें से माइनस करेंगे तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी 60,000 एंड 80,000। तो हमारा जो 1 लाख रुपीज है वो 6:8 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज 3:4 या 6:8 बोथ सेम। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज को स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 42,857 एंड 57,143। क्लियर, तो ये एनआरवी बेसिस पर किया हुआ है। ये तीनों मेथड से उन्होंने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट किया, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन्स ऑफ क्लोरीन इन अगस्त एट ₹75 पर टन। जो ये कोई लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है उन्होंने ऑफर किया कि भाई हम 800 टन्स ऑफ क्लोरीन है वो पूरा का पूरा परचेस कर लेंगे एट ₹75 पर टन, मतलब कि अब हम पीवीसी नहीं बना सकते, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। This sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. Explain how the acceptance of this offer for the month of August would affect operating income. यहाँ पर हमें कंसिडर करना है कि इससे ऑपरेटिंग इनकम को क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी। यहाँ पर हम इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल बेसिस पर कर सकते हैं कि मतलब अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं टू सेल
टू सेल द क्लोरीन और टू सेल द पीवीसी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उन दोनों ऑप्शन में जो डिफरेंशियल इनकम या कॉस्ट है उसी को कंसिडर हमें करना होगा। मतलब कि अगर हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, राइट, उसी को सेल कर देंगे तो हमारा क्या होगा? 800 टन्स हम सेल कर पाएंगे एट ₹75। पर अगर हम पीवीसी करेंगे तो 500 टन्स एट ₹200। ये हमारा अलग अलग सेल है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू। डेफिनेटली रेवेन्यू किस में ज्यादा होगा? पीवीसी में। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा? 800 टन्स इंटू 75 रुपीज और 500 इंटू 200, उस दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्योंकि हम यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू पीवीसी को, अगर पीवीसी को सेल करते तो कितना होता उसके हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो। पर पीवीसी को बनाने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट भी करना पड़ेगा, तो यहां पर उसमें से इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इट इज 20,000 रुपीज। यहां पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा? 800 इंटू 75 रुपीज है, तो 75 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 60,000 रुपीज, जो हमने आगे कैलकुलेट किया था। और 500 इंटू 200 करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो जो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना ज्यादा होगा? अगर हम क्लोरीन की जगह पर पीवीसी को सेल करते हैं तो हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होता है? 40,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? और फर्दर प्रोसेसिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्लोरीन में हमें कोई अलग से कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट पीवीसी बनाने के लिए 20,000 रुपीज का हमें ज्यादा कॉस्ट करना पड़ता है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना होता है? 20,000। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 रुपीज। मतलब कि अगर आप क्लोरीन को 75 रुपीज में सेल करने की जगह पर उनको फर्दर प्रोसेस करके एज अ पीवीसी अगर आप सेल करेंगे तो आपको 20,000 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम जो क्लोरीन है उसको सेल कर देंगे एट ₹75 पर टन के हिसाब से, तो उस वजह से हमारी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इफेक्ट आएगी? तो उस वजह से हमारा 20,000 रुपीज की ऑपरेटिंग इनकम है वो कम हो जाएगी, हमारा लॉस हो जाएगा। अगर हम पीवीसी को सेल करते हैं तो हमें 20,000 रुपीज ज्यादा मिलते हैं, बट अगर हम क्लोरीन को सेल करेंगे तो 20,000 रुपीज का हमें लॉस होगा। यहाँ पर डिक्रीमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि डिक्रीमेंटल रेवेन्यू, अगर पीवीसी की जगह पर क्लोरीन अगर हम सेल करते तो डिक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होता? 40,000 हमें कम मिलता है, बट उस वजह से जो आपका ज्यादा कॉस्ट होता है 20,000, उसको भी कंसिडर करके हमारा लॉस कितना होता? 20,000। तो 20,000 रुपीज का लॉस होता अगर हम क्लोरीन सेल करेंगे इंस्टेड ऑफ पीवीसी। तो अगर यहां पर आपको एडवाइस नहीं पूछा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसकी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इंपैक्ट आएगी। अगर आपको पूछते कि क्या पीवीसी सेल करना चाहिए या क्लोरीन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पीवीसी। क्योंकि आपको इस तरह के कमेंट, सजेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस केस में आपको बताना होगा कि क्या एडवाइजेबल है। एडवाइस, सजेस्ट ऐसा अगर कोई बताता है, पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि पीवीसी शुड बी क्लोरीन शुड बी फर्दर प्रोसेस टू पीवीसी एंड इट शुड बी सोल्ड इंस्टेड ऑफ क्लोरीन टू लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनसे 20,000 रुपीज का हमें लॉस होगा। क्लियर? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो दिखाया कि 500 इंटू 200 माइनस 800 इंटू 75, तो 40,000 रुपीज का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग 20,000, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम होगा 20,000। The operating income of inorganic chemicals will be reduced by ₹20,000 in August if it sells 800 tons of chlorine to lifetime swimming pool products instead of further processing of chlorine into PVC for sale। समझ में आ रहा है? अगर क्लोरीन को सेल करेंगे तो उनको 20,000 रुपीज का लॉस होगा, पीवीसी को सेल करेंगे तो 20,000 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? इसकी इंपैक्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपको एक्सप्लेन ऐसा पूछा था। क्लियर? अब ऐसा ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, तो वो यहां पर हम कवर अप कर लेते हैं पहले, बाकी का जो थियरी पॉइंट है वो बाद में हम कवर अप करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 पेज नंबर 11.25 पर दिया हुआ है। बटरी बटर इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क, बटर एंड घी। ये जो कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट्स बनाता है, बटर मिल्क, बटर एंड घी। It purchases processed cream and let it through the process of churning until it separates into buttermilk and butter। ये जो क्रीम है उनको परचेस करते हैं और
को फर्दर प्रोसेस करते हैं, जहां से बटर मिल्क और बटर ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, बटरी बटर परचेस्ड 50 किलोलीटर प्रोसेस्ड क्रीम एट ₹100 पर 1000 मिलीलीटर। 50 किलोलीटर, किलोलीटर मतलब कि 1000 लीटर। 50 किलोलीटर मतलब कि 50,000 लीटर। सिंपल किलो जो है, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब 1000 होता है। आप जो यूज करते हैं ना 10 के 20 के, हमने आगे लिखा था वो 50 के या समथिंग कुछ भी, राइट। तो ये जो होते हैं सब्सक्राइबर्स में देखते हैं ना फॉलोअर्स 10 के 20 के, तो इसका मतलब 10,000 20,000 होता है। 10 के 20 के मतलब 10,000 20,000 वो पता है, बट के का जो फुल फॉर्म है वो किलो है। हम जनरली किलोग्राम जो केजी होता है उसको भी कई बार नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं कि इतने किलो दे दीजिए, लाइक गेहूं का आटा इतने किलो दे दीजिए। तो वो किलो मतलब वो मेजरमेंट नहीं है, किलो मतलब 1000 होता है। किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम मतलब कि 1 kg, वो हम कंसिडर करते हैं। के मतलब कि किलो होता है, मतलब कि ये 10 के 20 के लिखते हैं, वो भी 10 किलो 20 किलो मतलब कि 10,000 20,000 होता है। किलो का मतलब 1000 है, इसीलिए यहां पर याद रखिएगा कि किलो लीटर मतलब कि 1000 लीटर। यह 10 के 20 के मतलब किलो, किलो वो नहीं पता, 1000 वो पता है आपको, राइट। तो समझना है कि ये किलो के लिए यूज होता है और किलो का मतलब होता है 1000। किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम्स, किलो लीटर मतलब 1000 लीटर। क्लियर। किलोमीटर जो कहते हैं तो किलोमीटर्स मतलब कि 1000 मीटर्स। क्लियर। तो 50 किलो लीटर मतलब कि 50,000 लीटर्स यहां पर होगा। 100, और वो परचेस कितने में करते हैं? ₹100 पर 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। 1 लीटर का रेट कितना है? ₹100। ऐसा 50,000 लीटर्स हमने परचेस किया है। क्योंकि आप 50 किलो लीटर को 50 लीटर समझकर अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा 1000 मल्टीप्लीकेशन में 1000 का फर्क पड़ जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ₹100 पर लीटर के हिसाब से, ऐसे 50,000, राइट। 50,000 लीटर्स लिया हुआ है तो 50,000 इंटू 100 करेंगे तो 50 लाख रुपीस जो है, राइट, उतना कॉस्ट होगा। 50 लाख ना, हाँ सॉरी, हाँ 50 लाख बराबर। और 1 लाख रुपीस का कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर एंड ओवरहेड्स। Where two sellable products were produced, that is buttermilk and butter। वहां से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती है, बटरमिल्क एंड बटर। जनरली बटरमिल्क हम बाय प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने एज अ जॉइंट प्रोडक्ट ही कंसिडर किया है कि भाई बटरमिल्क और बटर जो है वो दोनों ही सेलेबल हैं, दोनों का ही इतना ही इंपॉर्टेंस है। बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू घी। बटर को हम और प्रोसेस करके घी हमें मिल सकता है। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी है? बटरमिल्क एंड बटर, बट बटर को फर्दर प्रोसेस करके घी मिल सकता है। The January production and sales information is as follows. Production in kiloliter or ton, sales quantity in kiloliter or ton, selling price per liter और per kg दिया हुआ है। बटर मिल्क जो है वो 28 किलोलीटर मिला है, मतलब कि 28,000 किलो या 28,000 लीटर, 28,000 लीटर सॉरी। सेल्स क्वांटिटी भी उतना ही है। उसका सेलिंग प्राइस है ₹30 पर लीटर, ₹30 पर लीटर है। बटर जो है वो 20,000 किलो, सॉरी 20,000 लीटर मिला है या 20,000 टन मिला है, 20,000 ग्राम मिला है, सॉरी। घी जो है वो 16,000 लीटर या 16,000 ग्राम उतना ही सेल किया है। उसको सेल करेंगे तो ₹480 पर लीटर या पर केजी के हिसाब से होगा। All 20 ton of butter were further processed at an incremental cost of ₹1,20,000 to yield 16 kiloliter of ghee। ये बटर को पूरा का पूरा अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमें घी मिलेगा। 20,000 ग्राम बटर को अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 16,000 ग्राम हमें घी मिलेगा या लीटर जो भी का है। और उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? ₹1,20,000। There was no opening or a closing inventories of buttermilk, butter and ghee in the month of January।
required. So how joint cost would be apportioned between buttermilk and butter under estimated net realizable value method? यहाँ पर सिर्फ NRV मेथड पर ही हमें ये अपोर्शन करना है बटर मिल्क एंड बटर में जॉइंट कॉस्ट किस तरह से अलोकेट होगा। तो इसके लिए जो फर्दर सेलिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग के पास जो सेलिंग कॉस्ट है फॉर घी या बटर के लिए, कि बटर हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है, तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है उसको कंसिडर करके उसके बाद जो सेल किया जाता है, मतलब कि घी को जिस प्राइस पर सेल किया जाता है उसको कंसिडर करना होगा। और जो बटर मिल्क है वो तो 30 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हम उसी को कंसिडर करेंगे, उनसे हमें सेल्स वैल्यू मिलेगी। उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बटर में है तो उसको माइनस करेंगे 1,20,000, बटर मिल्क में तो कुछ नहीं है, और बाकी आपको प्रॉफिट या फिर एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिए तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है, तो मिल जाएगी हमें एनआरवी, और उसी एनआरवी में हमें जॉइंट कॉस्ट है उसको अलोकेट करना रहेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर आपको जॉइंट कॉस्ट टोटल नहीं दिया है और वो किलोलीटर वाला है, वो ट्रिकी हो सकता है अगर आपने नहीं समझा तो। सेकंड क्वेश्चन, हेल्दी बोन्स ऑफर टू परचेस 20 टन्स ऑफ बटर इन February एट ₹360 पर केजी। अगर बटर जो है उसको अगर सेल करना है तो वो 360 रुपीज में कोई एक जो ये हेल्दी बोन्स जो है वो परचेस करने के लिए रेडी है, पूरा का पूरा 20 टन्स। इन केस बटरी बटर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, नो घी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन February। पर अगर पूरा का पूरा ये बटर सेल करने के लिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस केस में वो घी नहीं बना पाएंगे। सजेस्ट वेदर बटरी बटर शेल एक्सेप्ट द ऑफर अफेक्टिंग इट्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ और फर्दर प्रोसेस बटर टू मेक घी इटसेल्फ। यहां पर हमें पूछ रहा है कि सजेस्ट करो कि भाई बटरी बटर जो कंपनी है उन्हें बटर को ही सेल कर देना चाहिए एट ₹360 पर केजी के हिसाब से, या फिर उसको घी में कन्वर्ट करके वो सेल करना चाहिए, वो हमें बताना है कंसिडरिंग ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है उसको कंसिडर करना होगा। अगर हम बटर से घी बनाते हैं तो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा, तो उसके लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा कि भाई 16 टर्न्स है तो 16,000 इंटू 480 रुपीज के हिसाब से घी, उसमें से जो बटर का रेवेन्यू है 20,000 इंटू ₹360 उसको माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा। उसमें से हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000 है उसको माइनस करना होगा तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिलेगी। वो अगर पॉजिटिव है मतलब कि इंक्रीमेंटल है तो उस केस में हमें घी बनाना चाहिए, बटर सेल नहीं करना चाहिए। और अगर वो नेगेटिव में आता है मतलब कि लॉस हो रहा है, इंक्रीमेंटल नहीं डिक्रीमेंटल इनकम हो जाएगी, तो उस केस में हमें बटर ही सेल करना चाहिए। यहां पर हमें सजेशन देना है, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम पर इंपैक्ट कैलकुलेट नहीं करनी है। राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो सेल्स वैल्यू है बटर मिल्क और बटर की, बटर मिल्क जो है वो 30 रुपीज के हिसाब से था, 28 लीटर्स हमें मिला था, और ये 28,000 लीटर्स मिला था, 28 किलो लीटर था, तो 28 इंटू 1000 हमें करना होगा। राइट, ये खास ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखी थी वो लीटर पर लीटर के हिसाब से थी, जबकि आपकी क्वांटिटी थी वो किलो लीटर या फिर टर्न्स में थी, तो 8,40,000। और बटर जो है उसको फर्दर प्रोसेस करके घी बनाएंगे तो उसके बाद उसकी सेल्स वैल्यू जो है वो 480 रुपीज पर किलो के हिसाब से था, पर किलोग्राम के हिसाब से था, और हमें मिला था 16 टर्न्स। राइट, तो उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें मिल जाएगा 76,80,000। उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम माइनस करेंगे, वो सिर्फ बटर में था तो 1,20,000, तो हमें मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8,40,000 एंड 75,60,000। एक्चुअली देखने जाए तो ये बटर मिल्क क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है इन कंपेयर टू बटर या फिर घी। राइट, तो ये हमारा जो 51 लाख का यहाँ पर हमें जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करके दिया है कि भाई 100 रुपीज जो क्रीम था वो परचेस करने का, वो 100 रुपीज पर 1000 मिलीलीटर था। राइट, वहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 100 रुपीज पर 1000 मिलीलीटर है, मतलब कि 1 लीटर की प्राइस है 1000, और ऐसे 50,000 लीटर उन्होंने मंगवाया था, तो 50 इंटू 1000, क्योंकि वहां पर भी लिखा था 50 किलो लीटर, मतलब कि 50,000 लीटर्स, तो 100 रुपीज इंटू 50,000 प्लस ₹1 लाख जो कन्वर्जन कॉस्ट था उससे मिलता है 51 लाख रुपीस। क्लियर, ये जॉइंट कॉस्ट उन्होंने ये 8,40,000 और 75,60,000 है उसके रेशियो में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो ये मिलेगा 5,10,000 एंड 45,90,000। क्लियर,
जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई घी सेल करना चाहिए या फिर बटर, तो अगर हम घी बनाते हैं तो उनसे हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होता है, घी का रेवेन्यू माइनस बटर का रेवेन्यू, राइट। तो वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो जाएगा 4,80,000। अगर हम बटर की जगह पर घी सेल करेंगे तो हमें 4,80,000 का सेल वैल्यू मिलेगी। इतना ज्यादा सेल होगा उतना सेल्स वैल्यू में ज्यादा मिलेगी, पर उसमें कॉस्ट भी होगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो हो जाएगा 1,20,000। तो 480 में से 120 माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा 360। अगर हम बटर में से घी बनाते हैं तो 3,60,000 की ऑपरेटिंग इनकम हमें ज्यादा मिलेगी। सो इट इज एडवाइजेबल कि हमें बटर को घी में प्रोसेस करके हमें सेल करना चाहिए, उससे हमारा जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ज्यादा अच्छा होगा। 3,60,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। The operating income of buttery butter will be reduced by rupees 3,60,000 in February if it sells 20 tons of butter to Healthy Bones instead of further processing of butter into ghee for sale. Thus, buttery butter is advised not to accept the offer and further process butter to make ghee itself. Clear? बटर को घी में प्रोसेस करके ही सेल करना चाहिए, उन्हीं से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम मिलेगी। क्लियर? चलिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 था। अब जो हमारा पेंडिंग पार्ट है थियरी का वो देख लेते हैं, जो प्रैक्टिकल में भी यूज हो सकता है। बाय प्रोडक्ट की किस तरह से हम वैल्यूएशन वगैरह करेंगे, किस तरह से अलोकेशन करेंगे। पेज नंबर 11.15 पर है मेथड्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। जनरली बाय प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, वो जनरली इतना सेल्स वैल्यू अनकर नहीं कर सकता, और वो इंसिडेंटल है, वो इंटेंडेड नहीं था। हम बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए वो प्रोसेस नहीं कर रहे थे, ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, बट बाय प्रोडक्ट है वो इंसिडेंटल टू मेन प्रोसेस, इंसिडेंटल टू ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है, तो उसको जनरली जो हमने आगे मेथड्स देखी उस हिसाब से कंसिडर नहीं करते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड है जिसके हिसाब से हम उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। 4 अलग अलग मेथड दे रखी है। सबसे पहले है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड मतलब कि बाय प्रोडक्ट में से आपको जितनी अमाउंट रियलाइज हुई है वो आपने, कई बार बाय प्रोडक्ट है उसको भी जब वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर अलग होते हैं, स्प्लिट होते हैं, उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, या कई बार उसको उसी टाइम पर सेल कर देते हैं। अगर उसी टाइम पर सेल कर देते हैं तो वही क्या है, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसमें से जो हमने फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है ऑन दैट बाय प्रोडक्ट उसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को जनरली जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि बाय प्रोडक्ट का अलग से सेल्स या अलग से इनकम दिखाए, उसको बेटर है कि जॉइंट कॉस्ट में से ही माइनस कर दो। उस वजह से जो मेन प्रोडक्ट्स है, जो हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स है, उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ट्रीटमेंट आपने सीए फाउंडेशन में भी जो मैन्युफैक्चरिंग के फाइनल अकाउंट्स आते थे उसमें भी आपने समझा होगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट वाला उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो मेन कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। जनरली उस तरीके से वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप लोग क्रेडिट कर देते थे, फिर जो बाद में जो कॉस्ट रहता था उसमें वो कम हो जाती थी उसकी वैल्यू, राइट, जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में जाता था वो। तो यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे कि यहां पर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट है उसको जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, जिससे जॉइंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जो बाकी की मेन प्रोडक्ट्स है उसमें जॉइंट कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। The realization on the disposal of the byproducts may be deducted from the total cost of production so as to arrive at the cost of the main product. For example, the amount realized by the sale of molasses in a sugar factory goes to reduce the cost of sugar produced in the factory. जो मोलासिस जो है वो बाय प्रोडक्ट है और उस वजह से शुगर का कॉस्ट कम हो जाता है, तो मोलासिस में से जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको सेल करने से जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिली है उसको टोटल शुगर के प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। When the byproduct requires some additional processing and expenses are incurred in making it sellable to the best advantage of the concern, the expenses so incurred should be deducted from the total value realized from the sale of the byproduct, and only the net realization should be deducted from the total cost of production to arrive at the cost of production of the main product.
अगर हम बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनसे वो ज्यादा सेल वैल्यू मिल सकती है, उसको ज्यादा अमाउंट पर सेल कर सकते हैं, तो अगर उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको सेल्स वैल्यू जो हमारी है उसमें से माइनस कर देंगे, फिर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वही हमें ज्वाइंट कॉस्ट में से या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करना होगा। उसके बाद जो वैल्यू है वही कंसिडर करनी होगी, क्योंकि वही नेट रियलाइजेशन है। जो हमारा सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, राइट। Separate account should be maintained for collecting additional expenses incurred on further processing of the byproduct and selling, distribution and administration expense attributed to the byproduct. जैसे हम नॉर्मल एनआरवी मेथड फॉर ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन टू ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, उसमें जो यूज करते हैं कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट या फिर एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट नहीं करेंगे क्योंकि वही जो रियलाइजेशन है उसका आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा है, उसी में से हमें माइनस करना है, जिससे ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो जो बाकी का रिमेनिंग है, राइट, वही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट का हम अलग से सेल वगैरह नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसका अलग से प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर रहे हैं इस मेथड के हिसाब से, राइट। एनआरवी जो हमें मिली है उतना हमें ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करना है, या फिर आप अलग से इनकम दिखाओ या फिर यहां से माइनस कर दो, दोनों ही सेम चीज हो जाएगा। बट बाय प्रोडक्ट की इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए उसको एज इनकम दिखाने से बेटर है कि कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाए। सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्ट इन टेक्निकल एस्टिमेट्स। अगर बाकी कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हैं तो उस केस में बाय प्रोडक्ट के लिए हमें टेक्निकल एस्टिमेट कि भाई जनरली इसमें से कितना बेनिफिट मिला होगा या फिर इसको कितना कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए वो कंसिडर किया जाएगा। बाय प्रोडक्ट may be valued at standard cost. The standard may be determined by averaging cost recorded in the past and making technical estimate of the number of units original raw material going into the main product and the number of forming the byproduct or by adopting some other consistent basis. यहाँ पर स्टैंडर्डाइज करते हैं, कुछ एवरेज, कुछ पास्ट का जो रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल एस्टिमेट की भी जनरली ये प्रोडक्ट है उसमें से उतना ये जॉइंट प्रोडक्ट मिलता है, बाकी का ये बाय प्रोडक्ट में जाता है, तो उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन, उसकी अमाउंट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। This method may be adopted where the byproduct is not sellable in the condition in which it emerges or comparative prices of similar products are not available. या वो sellable नहीं है या फिर इसके जैसी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता चल सकती है, वो ऐसे स्टेज में हमें मिलती है कि इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ये जनरली स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर टेक्निकल एस्टिमेट का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव प्राइस थर्ड मेथड है। कंपैरेटिव प्राइस मतलब कि इसको अगर हम बाहर से परचेस करते हैं तो हमें कितना कॉस्ट होता है उसको कंसिडर करेंगे और वो बाय प्रोडक्ट जो है उसकी उतनी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। Under this method, the value of the by product is ascertained with reference to the price of similar or an alternative material. अगर यही प्रोडक्ट हम बाहर से परचेस करते हैं या फिर ऐसे इसके जैसी जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से देखा जाएगा। Suppose in a large automobile plant, a blast furnace not only produces the steel required for the car bodies but also produces gas which is utilized in the factory. यहाँ पर ये जो ब्लास्ट फर्नेस है जहां से गैस भी मिलता है जिसको इसी प्लांट में यूज किया जाता है, स्टील तो मिलता है, उसके अलावा ये बाय प्रोडक्ट एज अ गैस भी मिलता है, उसको उसी फैक्ट्री में यूज किया जाता है। तो अगर गैस बाहर से परचेस करना रहता तो कितने में होता, वही बाय प्रोडक्ट गैस जो है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। दिस गैस कैन बी वैल्यूड एट द प्राइस which would have been paid to a gas company if the factory were to buy it from outside sources. अगर ये बाहर से परचेस करना होता तो कितने में मिलता, वही क्या हो जाएगी बाय प्रोडक्ट की वैल्यू। देन रीयूज बेसिस, अगर बाय प्रोडक्ट जो मिलती है उसको इसी मतलब कि जो नेक्स्ट टाइम इसी प्रोसेस को करेंगे तो उसमें एज अ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो रीयूज बेसिस पर हम कंसिडर करेंगे। मतलब कि अगर उतनी ही वैल्यू के रॉ मटेरियल मतलब उतनी ही क्वांटिटी के रॉ मटेरियल लेते तो उसकी वैल्यू कितनी होती वो कंसिडर किया जाएगा। बाय प्रोडक्ट जो है वो एज अ रॉ मटेरियल फिर से प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस केस में वो रॉ मटेरियल जो अगर हम असली वो जो नया मटेरियल ऐड करते हैं, फ्रेश मटेरियल ऐड करते हैं, तो उसकी कितनी वैल्यू होती उस उतनी ही वैल्यू हमें ये बाय प्रोडक्ट की कंसिडर करनी रहेगी।
In some cases, the byproduct may be of such a nature that it can be processed in the same process as a part of the input of the process. In the case, the value put on the byproduct should be same as that of the materials introduced into the process. If, however, the byproduct can be put into an earlier process only, the value should be the same as for the materials introduced into the process. जितने वैल्यू के मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करते हैं उतनी ही बाय प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये चार तरीके से हम जो बाय प्रोडक्ट है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि भाई आपको वो बाय प्रोडक्ट सेल करने से कितनी वैल्यू मिली। अगर आपने फर्दर प्रोसेस करके सेल किया हम तो उसमें जो सेल्स वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करना होगा, फिर जो होगा वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू माना जाएगा। सेकंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट और इन टेक्निकल एस्टिमेट जहां पर वो सेलेबल नहीं है या फिर उस जो बाय प्रोडक्ट है उसके जैसी कोई भी वैल्यू, उस जैसी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जनरली स्टैंडर्ड कॉस्ट एवरेज कंसीडर करेंगे या फिर टेक्निकल एस्टिमेट के बेसिस पर या और कोई कंसिस्टेंट बेसिस को यूज करेंगे। मतलब कि दूसरी कोई मेथड जब यूज नहीं हो सकती तब टेक्निकल एस्टिमेट यूज करेंगे। कंपैरेटिव प्राइसेस, अगर सिमिलर प्रोडक्ट इन मार्केट, अल्टरनेटिव या सिमिलर प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, भले ही वो बाय प्रोडक्ट को हम इसी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू कंसिडर करना जरूरी है। तो अगर वही हम बाहर से परचेस करते तो हमें कितने में वो मिलता, उस कॉस्ट को, उस प्राइस को हमें कंसिडर करना होगा बाय प्रोडक्ट को वैल्यू करने के लिए। एंड लास्ट, रीयूज बेसिस। रीयूज बेसिस, अगर हम बाय प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं इन द सेम प्रोसेस, तो उसका अगर हम फ्रेश मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कितने में उसका कितना कॉस्ट होता उसको कंसिडर करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट वैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? ये चार मेथड से बाय प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, बाय प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर तीन अलग अलग वेज बताए हुए हैं, राइट। बट वो तीनों में से जनरली दो ही समझने हैं, एक तो उसका रिपीटेशन ही हो जाएगा। When they are of a small total value, small total value, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है, तो उसको जनरली क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, जो हमने आगे समझा, या फिर उसको एज अ पीएनएल, कॉस्टिंग पीएनएल में एज अ इनकम भी दिखा सकते हैं जो भी वैल्यू हमें रियलाइज हुई है। सेकंड है when the byproducts are of considerable total value, अगर वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू का है तो उसे हम बाय प्रोडक्ट नहीं कह सकते, उसे हमें जॉइंट प्रोडक्ट कंसिडर करना होगा। और जिस तरीके से हम जॉइंट प्रोडक्ट्स और जॉइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही उसको कंसिडर करना रहेगा। एंड वेयर दे आर रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना जरूरी है, तो अगर बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना जरूरी है और उसके बाद जो रियलाइज होता है वो अगर स्मॉल वैल्यू है तो फिर से या फर्स्ट वाले पॉइंट में आ जाइए कि भाई या तो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज कीजिए या जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कीजिए। और अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट ही कंसिडर कीजिए और जॉइंट कॉस्ट जिस तरह से अलोकेट करता है वैसे ही करना रहेगा। तो काइंड ऑफ ये जो सी पॉइंट है ये ए और बी का ही रिपीटेशन है, सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग उसमें ऐड किया है, राइट। चलिए, अगर स्मॉल टोटल वैल्यू है, when the byproduct are of a small total value, the amount realized from their cell may be dealt in any one of the following two ways. The cell value of the byproducts may be credited to the costing P&L and no credit be given in the cost accounts. अगर बाय प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बहुत कम है तो उसे कॉस्टिंग P&L में हमें चार्ज कर सकते हैं। वन ऑफ द वे है the credit to the costing P&L account here is treated either as a miscellaneous income or as additional sales revenue. उसे miscellaneous income, other income में दिखाएंगे या फिर additional sales revenue consider करेंगे। या फिर the sell proceeds of the byproduct may be treated as deductions from the total cost, या फिर total cost में से उसे माइनस कर देंगे। The sell proceeds in fact should be deducted either from the production cost or from the cost of sales. प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करेंगे। आपको कॉस्ट शीट याद होगी तो कॉस्ट शीट में हम जनरली क्या करते थे, जो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलता था उसके अंदर हम चार चीजें ऐड करते थे और एक माइनस करते थे। चार चीजें क्या ऐड करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और जो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग वो ऐड करते थे। और जो मिसलेनियस इनकम, स्क्रैप सेल्स, बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो हम माइनस करते थे।
क्योंकि ये वन ऑफ द वे है कि जिस तरह से हम बाय प्रोडक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। तो बाय प्रोडक्ट को सेल करने से जो आपको रियलाइज होता है, जो सेल्स वैल्यू मिलता है, उससे आप प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर सकते हैं। मतलब कि हम फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करते थे, तभी हमें क्या मिलता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एट द एंड वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी दिखता था, राइट। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। कॉस्ट शीट में हम उस तरीके से करते थे, उसका लॉजिक यहां पर आ गया। वो क्यों करते थे वो यहां पर हमने समझा, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, तो उसको एज अलग से इनकम दिखाने से बेटर है कि वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ही माइनस कर दे, क्योंकि ये वन ऑफ द वे है, या फिर कॉस्टिंग पैनल में चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, उसमें बाय प्रोडक्ट के कुछ ट्रीटमेंट दी गई है। उसमें जनरली क्या क्वेश्चन में पूछते हैं या कहते हैं कि भाई इसको जॉइंट कॉस्ट में से ही माइनस कर दो, उसके बाद आप जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करो, तो वो भी वन ऑफ द वे हो सकता है। Second, when the byproduct are of a considerable total value, where byproducts are of considerable total value, they may be regarded as joint products rather than as a byproduct. अगर joint उसका वैल्यू ज्यादा है तो उसे joint product से कहेंगे, उसे byproduct नहीं कह सकते हैं। To determine exact cost of byproduct, the cost incurred up to the point of separation should be apportioned over byproducts and joint products by using logical basis. वो जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का जो भी कॉस्ट है वो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में कोई लॉजिकल बेसिस जो हमने आगे की मेथड्स देखी उसके हिसाब से अलोकेट होना चाहिए। In this case, the joint cost may be divided over joint products and by products by using relative market values, physical output method at the point of split off, or ultimate selling price if sold. ये अलग-अलग मेथड जो ऑलरेडी हमने समझ ली है। When they require further processing, in this case, the net realizable value of byproduct at split off point may be arrived at by subtracting the further processing cost from the realizable value of byproduct. ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है कि अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसमें से जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको आपको माइनस करना रहेगा। If total sales value of byproduct at split off point is small, it may be treated as per the provision discussed in above under A. अगर उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा पाइप प्रोडक्ट में से एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट कुछ ज्यादा रियलाइज नहीं होता है, तो उस केस में हमें जो है उनको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो कॉस्टिंग पैनल में क्रेडिट करो या फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर दो। In the contrary case, the amount realized from the sale of byproduct will be considerable and thus it may be treated as discussed under point B. अगर जो भी बाय प्रोडक्ट है उसको रियलाइज करेंगे तो उसमें से जो वैल्यू है वो कंसिडरेबल है, ज्यादा अमाउंट की है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसे एज अ जॉइंट प्रोडक्ट ही कंसिडर करना होगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये तीन तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो स्मॉल वैल्यू है तो कॉस्टिंग पैनल में, या फिर डिडक्शन दिखा दीजिए टोटल कॉस्ट में से। कंसिडरेबल वैल्यू है तो एज अ जॉइंट प्रोडक्ट ही ट्रीट कीजिए, या फिर अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कीजिए। अगर वो स्मॉल वैल्यू का है तो जिस तरीके से हमने आगे किया कॉस्टिंग पैनल या टोटल कॉस्ट में से माइनस कीजिए, और अगर ज्यादा वैल्यू है तो उसे एज अ जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट कीजिए। क्लियर। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी हेल्पफुल हो सकता है। ये जो मेथड्स हमने समझी वो भी आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी में यूजफुल हो सकती है। थियरी में ज्यादा होती है जनरली, प्रैक्टिकल में एनआरबी मेथड से ही जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर का टेक्स्ट है, थियरी कॉन्सेप्ट है, वो कवर अप हो गया है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो 11.23 पर दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, Smile company produces two main products and a byproduct out of a joint process. ये जो कंपनी है वो दो मेन प्रोडक्ट्स और एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। अ बाय प्रोडक्ट मतलब कि एक बाय प्रोडक्ट। The ratio of output quantities to input quantities of a direct material used in the joint process remains consistent on a yearly basis. जनरली यहाँ पर जो आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज है वो सिमिलर रहता है एवरी ईयर। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू अलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो सेम है, इसी वजह से वो फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पर, फिजिकल यूनिट्स जो हमें प्रोड्यूस हुए उसके बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करते हैं। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द
reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको जॉइंट कॉस्ट में से ही माइनस कर देते हैं, उसी के बाद जो जॉइंट कॉस्ट मिलता है, रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट है, उसी को जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हमारी दो मेन प्रोडक्ट्स है उसी में डिवाइड किया जाएगा। Details of the company's operations are given in the table below. During the month, company incurred joint production cost of rupees 10 lakhs. The main products are not marketable at split off point and thus have to be processed further. जो मेन प्रोडक्ट्स है उसे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल नहीं कर सकते, फर्दर प्रोसेस करना जरूरी है। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए एंड बी दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमें फिजिकल यूनिट मेथड पर जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करना है और बाय प्रोडक्ट का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना है। ये 10 लाख में से बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो जॉइंट कॉस्ट बचेगा वो ए और बी में डिवाइड किया जाएगा। मंथली आउटपुट इन केजी 60,000, 120 एंड 50,000। Selling price per kg 50 rupees, 30 rupees and 5 rupees. Process cost 2 lakhs and 3 lakhs. ये further process cost है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिजिकल यूनिट मेथड में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Find out the amount of joint product cost that small company would allocate to the product B by using the physical volume method to allocate joint production cost. हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई प्रोडक्ट B जो है उनको joint cost कितना allocate किया जाएगा। उसके पहले हमें ये जो 10 लाख रुपीस का हमारा जॉइंट कॉस्ट है, राइट, उसमें से हमें बाय प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो माइनस करनी रहेगी। अब बाय प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है भाई, 50,000 यूनिट्स मिले और 5 रुपीज में हम सेल करते हैं, तो 50,000 यूनिट्स इन रुपीज 5, तो हमारा हो जाएगा 2,50,000। उसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7,50,000। ये नेट जॉइंट कॉस्ट है जो ए और बी में डिवाइड किया जाएगा। ए और बी हमारी दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमें फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पर करना है, मतलब कि 60:120 60:12 मतलब कि 1:2 के रेशियो में हमें 7,50,000 को डिवाइड करना है। तो ए का हो जाएगा रुपीज 2,50,000 और बी का हो जाएगा रुपीज 5 लाख। सिंपल। बी का जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि भाई बी का कितना होगा, तो 5 लाख रुपीज जॉइंट कॉस्ट होगा। क्लियर। आपको अच्छे से लिखना है, मैंने यहाँ पर रफली आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 11.30 पर है। नेट जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट किया है, 10 लाख रुपीज टोटल पहले था, उसमें से नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दी बाय प्रोडक्ट की, तो मिल गया जॉइंट कॉस्ट। उसको हमें बी को अलोकेट करना है क्वांटिटी के बेसिस पर, 5 लाख। सिंपल। सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। 11.24 पर है। सनमून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 5 प्रोडक्ट्स है ABCDE, उसका हमें यूनिट्स दिए हैं 2,30,000, 25, 20 एंड 75,000। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है 17, 13, 8, 10 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया है 25, 17, 12। डी जो है उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते होंगे, ई 20 रुपीज। रॉ मटेरियल कॉस्ट रुपीज 35,90,000 and other manufacturing expenses cost rupees 5,47,000 in the manufacturing process, which are absorbed on the products on the basis of their net realizable value। 35,90,000 का रॉ मटेरियल कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 5,47,000 का। और यहां पर जो ये जॉइंट कॉस्ट है, ये दोनों जॉइंट कॉस्ट हो जाएंगे 35,90,000 प्लस 5,47,000, तो हमें मिल जाएगा टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना होता है 40,37,000 हो जाएगा। 35 प्लस 5 40 नहीं 41,37,000 हो जाएगा। 41,37,000 रुपीज हमारा जॉइंट कॉस्ट है। उसको हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से हमें एलोकेट करना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये जो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा वो माइनस करेंगे। प्रॉफिट या फिर एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स होगा तो उसे भी माइनस करना होगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा। उसके प्रोपोर्शन में ABCD के प्रोपोर्शन में हमें ये 41,37,000 रुपीज जो है वो एलोकेट करने रहेंगे।
द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी एंड ई आर 1250, 150, 50 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹473। ये हमें बताया नहीं कि ये ज्वाइंट कॉस्ट है या फिर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फी है, तो इसको हमें ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन में कंसिडर नहीं होगा, करना होगा। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसमें ओवरऑल कॉस्ट में से माइनस करेंगे। You are required to prepare the following in respect of the coming year: statement showing income forecast of the company assuming that none of its products are to be further processed। अगर कोई भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करना होता तो कितना होता हमारा इनकम फोरकास्ट। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट ए बी सी एंड ई आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। अगर डी को तो नहीं कर सकते बट ए बी सी एंड ई को फर्दर प्रोसेस करते तो कितना होता। तो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन तो हमें एनआरवी मेथड से करना है, तो जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो सेलिंग प्राइस है उसी को कंसिडर करेंगे, उसी में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो एनआरवी मिलेगा। उसी एनआरवी के प्रोपोर्शन में ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे। हमें निकालना है इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम को फोरकास्ट बनाना है। तो उसमें दो सिचुएशन है कि सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते या नहीं करते दोनों का इनकम कैलकुलेट करना है। तो दोनों में क्या करेंगे, सेल्स जो कंसिडर करेंगे रिस्पेक्टिवली उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट जो एलोकेट किया है वो माइनस करेंगे। अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो उसमें तो हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं करना है, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल में है उसी के हिसाब से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट एज वेल एज टोटल। अगर हम सेलिंग प्राइस जो सेल करते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हमें माइनस करना होगा, तो हमें इनकम मिल जाएगा। राइट, ये सिंपल है। और भी एक क्वेश्चन इसमें है वो हम देखते हैं। कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। उन्होंने दो प्लान क्या बताया है, या तो फर्दर प्रोसेस करेंगे या तो नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या और कोई प्लान हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर क्या बताया कि करे तो सारे प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी को भी नहीं करेंगे। तो क्या कुछ मिक्स हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करे, कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करे। ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है तो हमें सजेस्ट करना होगा। If yes, then submit a statement showing income forecast arising out of adoption of that plan। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट, उसमें भी हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम फोरकास्ट बनाना है और बताना है कि किस तरह से उससे मैक्सिमाइज हो पाएगा प्रॉफिट। राइट, वो भी देखेंगे। इसका आंसर देखते हैं। 11.30 पर है। सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट किया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से। सबसे पहले सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कंसिडर किया है 2 लाख इंटू ₹25 ए बी सी डी ई सभी का। उसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट मतलब कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया। 50 लाख माइनस 1250 तो हो जाएगा 37,50,000, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। राइट, इस तरीके से पांचों का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसिडर किया, दैट इज 59,10,000। और ये जो रेशियो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का, उसके रेशियो में ये जॉइंट कॉस्ट है 41,37,000। राइट, उसको अपोर्शन किया हुआ है। इसको किस तरह से अपोर्शन किया वो भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट का समझाया हुआ है। राइट, तो ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन हो गया सिंपल। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। स्टेटमेंट, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, सबसे पहले था कि अगर हम सेल करते हैं विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग तो कितना इनकम होगा। Statement showing income forecast of the company assuming that none of its product are further processed। यहाँ पर पांचों प्रोडक्ट और टोटल सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पर विदाउट सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो था उसी को कंसिडर किया हुआ है 17 to 2 लाख, और इस तरीके से पांचों प्रोडक्ट का टोटल 52,40,000। फिर इसमें से ज्वाइंट कॉस्ट जो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया उसको माइनस करेंगे। राइट, 41,37,000। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिलेगा और टोटल भी मिल गया। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ टोटल में से माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर हमें किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट करना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो उसको हम टोटल में से ही माइनस करेंगे और यहां पर हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 6,30,000। क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन था कि अगर एबीसी को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या इनकम फोरकास्ट होगा। यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कवर अप कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया, तो अलग से नहीं करेंगे तो चलेगा, अलग से नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से वो मिली है इनकम तो चलेगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसको कंसिडर किया हुआ है।
राइट। तो ये सेल्स रेवेन्यू, उसमें से अपोर्शन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट है, उसको माइनस किया। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ए बी सी एंड ई में ही आएगा वो। तो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट इन दोनों का टोटल किया है वो आप नहीं करेंगे और सीधा ही माइनस कर देते तो भी चलता। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी चीज माइनस करनी है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो ब्रैकेट में दिखाएं, बट याद रखिएगा कि यहां पर लेस मत लिखिएगा, क्योंकि लेस और आगे ब्रैकेट वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाता है, जो मैथमेटिकल रूल है, राइट। तो यहां पर आप या ब्रैकेट दिखाइए या फिर आप लेस दिखाइए, आगे लेस लिखिए। यहां पर उन्होंने a माइनस डी इस तरीके से किया हुआ है, बट इस तरीके से लिखने से भी बेटर है कि आप ब्रैकेट दिखाइए। ब्रैकेट दिखाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप जब कैलकुलेटर में, क्योंकि डेफिनेटली आप ऐसा तो नहीं करने वाले कि एक 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 चीज देखेंगे, आप पहले पूरा लिख देंगे और फिर ये जो कॉलम यहां पर आप पहुंचेंगे तब क्या करेंगे, कैलसी लेके बैठेंगे और ये 6 कॉलम में से सब कुछ प्लस माइनस जो करना है वो करेंगे। तब आपको याद नहीं होगा एग्जाम के टाइम पर कि इसको प्लस करना है या माइनस। अगर आपने ब्रैकेट किया हुआ होगा तो आपको याद आएगा, राइट, कि ये मुझे माइनस करना है। अदरवाइज कैलसी में फटाफट फटाफट करेंगे तो उसमें गलती हो जाएगी, राइट। वो चीज को ध्यान रखेगा। इसीलिए एडवाइजेबल है कि जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं उसमें अगर आपको कोई भी चीज माइनस करनी है तो उसको ब्रैकेट में दिखाए, ताकि अब जब आप कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपको वो दिखेगा और वो ब्रैकेट में लिखा होगा तो वो माइनस करेंगे। अदरवाइज आप भूल सकते हैं। और लेस और ब्रैकेट दोनों मत लिखिएगा, सिर्फ ब्रैकेट कीजिएगा, लेस लिखिएगा ही मत, कहीं पर भी लेस ऐड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और फिर ये ए माइनस डी वो भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइनस ही करने वाले हैं तो ब्रैकेट दिखा दिया तो उसका मतलब वही होता है। और ये जो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही सेल्स, उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट माइनस कीजिए और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए। तो एक्सपेंस ऑफ ओवर सेल्स रेवेन्यू, जो सेल्स रेवेन्यू है उससे ज्यादा कितना आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू कितना है, ओवर एक्सपेंस वो दिया हुआ है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 13 लाख रुपीस टोटल मिलेगा। अब जो हमें तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई और प्लान आप सजेस्ट कर सकते हैं, यहां पर इसमें पूरा का पूरा फर्दर प्रोसेस कर दिया, यहां पर किसी को भी फर्दर प्रोसेस नहीं किया, तो क्या कुछ इसका मिक्स मैच कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। तो अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो ए का रेवेन्यू कितना होगा, 7,75,000 नेट रेवेन्यू, जबकि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 11,25,000। सो इट इज एडवाइजेबल कि भाई ए को तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, राइट। बी का अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 1,08,000 और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 1,38,000, तो 138 ज्यादा है, राइट। तो बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। सी का फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 25,000, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 75,000, तो उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। डी में तो फर्दर प्रोसेस करनी ही नहीं है तो 60,000 ही रहेगा, राइट। ई में 1,05,000 अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो, और फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 4,05,000, तो डेफिनेटली फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो ये प्लान ज्यादा एडवाइजेबल है कि ए, सी और ई उनको आप फर्दर प्रोसेस करें, बी और डी को फर्दर प्रोसेस करे बिना ही सेल कर दीजिए। अगर हम पूरा का पूरा फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो 630 का प्रॉफिट होता है, और अगर हम पूरा का पूरा फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हो जाएगा 13 लाख। अगर हमने ये जो कॉम्बिनेशन ए, सी एंड डी को फर्दर प्रोसेस कीजिए, बी एंड डी को फर्दर प्रोसेस नहीं कीजिए, तो क्या होता है वो देखते हैं। वो भी हमें स्टेटमेंट बनाना है। सी सिर्फ आपको ये सजेस्ट नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट भी बनाना है इनकम का, वो ध्यान में रखेगा, अदरवाइज उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो पूछा है वही आपको लिखना है, आपको जो पसंद है, आपको जो आता है वो नहीं, जो पूछा है वो लिखिएगा, मार्क्स उसी के मिलेंगे। यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में होगा ए, सी एंड डी का फर्दर प्रोसेसिंग वाला आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और बी और डी का विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स रेवेन्यू लिया है। जॉइंट कॉस्ट है वो तो सभी में से माइनस करना होगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ ए, सी और ई में से माइनस होगा, तो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है। एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू 1125, 138, 75, 60 एंड 45, तो हो जाएगा 18,03,000। उसमें से 4,73,000 का हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 13,30,000। मतलब ये सबसे ज्यादा है, 30,000 का प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा,
क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करने से, सभी में फर्दर प्रोसेसिंग करने से 13 लाख का प्रॉफिट मिलता था। बट अगर हम कुछ अलग प्लान करेंगे, मतलब कि ACE को फर्दर प्रोसेस करेंगे, BOD को नहीं करेंगे, तो 13,30,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, जो सबसे ज्यादा है। ये एडवाइजेबल रहेगा। क्लियर? यहां पर लिख भी दिया है, हेंस द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय ₹30,000। क्लियर? तो ये इस तरीके से, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये पॉइंट अच्छा था, बाकी दोनों पॉइंट ठीक है, आप कर सकते हैं इसे। चलिए, तो इस तरीके के आपको एनालिसिस वाले, सजेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारे दो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रिप्लेस कर दिया है May 26 मॉड्यूल ऑनवर्ड्स में। और May 26 मॉड्यूल भी मैंने जब अगस्त 2025 में डाउनलोड किए थे, अगस्त 25 की जो एडिशन कह सकते हैं, या फिर उसमें डाउनलोड किया था, तो उसमें क्वेश्चन जो था वो NN मैन्युफैक्चर वाला ही था। बट अभी ये February 26 में मैं अगर ये कंसिडर करता हूँ, राइट, May 26 के लिए जो एप्लीकेबल मॉड्यूल है, जो February 26 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, उन्होंने बिना बताए वेबसाइट पर ही चेंज कर दिया है। मैंने जब अगस्त 25 की मैंने डाउनलोड करके रखी है, तो उसमें क्वेश्चन अलग है, NN मैन्युफैक्चर, वो भी May 26 की ही एडिशन थी, तब उन्होंने ये चेंज नहीं किया था। बट अभी February 26 में मैं ये देख रहा हूं, तो उसमें ये क्वेश्चन चेंज कर दिया हुआ है। ये जो 3 प्रोडक्ट्स XYZ वाला क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, या फिर आपको फिजिकल कॉपी पहले मिल चुकी है, तो शायद उसमें क्वेश्चन NN मैन्युफैक्चर वाला होगा, पर उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सिमिलर क्वेश्चन है RTP September 24 क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर ये जो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो RTP September 24 का क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट? चलिए, ये कंसिडर करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे हिसाब से एक गलती है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 products XYZ along with a byproduct B are obtained again in a crude state, require further processing at a cost of ₹5 for X, ₹4 for Y and ₹2.5 for Z per unit before sell। XYZ मेन प्रोडक्ट है, B है वो बाय प्रोडक्ट है, और इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है ₹5, ₹4 एंड ₹2.5 पर यूनिट ऑफ XYZ रिस्पेक्टिवली हमें इनकर करना रहेगा। The byproduct is, however, sellable as such to a nearby factory। byproduct है वो as it is sell कर सकते हैं। The selling prices for the 3 main products and byproduct, assuming they should yield a net margin of 25% of cost, are fixed at ₹13.75, 8.75 and 7.5 and ₹1 respectively, all per unit quantity sold। XYZ और B की हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, X की है 13.75, B की Y की 8.75, Z की 7.5 एंड B की ₹1। और यहाँ पर 25% का मार्जिन ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट एज अ मार्जिन रखा हुआ है। ड्यूरिंग अ पीरियड द जॉइंट इनपुट कॉस्ट इंक्लूडिंग द मटेरियल कॉस्ट वाज ₹90,800 एंड द रिस्पेक्टिव आउटपुट वर। यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है ₹90,800। XYZ और B का यहाँ पर हमें यूनिट्स दिया हुआ है 8,000, 6,000, 4,000 एंड 1,000 यूनिट्स। By product should be credited to the joint cost and only the net joint costs are to be allocated to the main product। बाय प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, वो हमें जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना है, फिर जो नेट जॉइंट कॉस्ट रहता है वही XYZ को हमें एलोकेट करना रहेगा। कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट का यहाँ पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट हमें जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करना है XYZ का। एंड द मार्जिन अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट करके हमें परसेंटेज निकालना है, मार्जिन परसेंटेज अवेलेबल फॉर परसेंटेज ऑन कॉस्ट कंसिडर करना रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमें जो जॉइंट कॉस्ट 90,800 है, उसमें से पहले बाय प्रोडक्ट बी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करनी है, उसके बाद जो जॉइंट कॉस्ट होगा उसको हमें डिवाइड करना होगा XYZ में, राइट। सबसे पहले तो नेट जॉइंट कॉस्ट कितना आता है वो कैलकुलेट करते हैं। बी बाय प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स है और उसकी जो सेल वैल्यू है वो है ₹1 पर यूनिट। तो यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा बाय प्रोडक्ट बी का, 1000 यूनिट्स इंटू ₹1, तो हो जाएगा ₹1000। डेफिनेटली इसमें हमें यहाँ पर बताया कि भाई जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो होंगे कॉस्ट पर 25%।
बट जब भी बाय प्रोडक्ट की एनआरवी हमें माइनस करनी होती है तो उसमें प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं, प्रॉफिट माइनस नहीं किया जाता है फ्रॉम सेल वैल्यू। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर एडमिन सेलिंग ओवरहेड से तो उसे माइनस किया जाता है, जो हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग बाय प्रोडक्ट वैल्यू उसमें हमने देखा था एनआरवी में, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो माइनस किया जाता है, पर उसका प्रॉफिट है वो माइनस नहीं किया जाता, क्योंकि उसका प्रॉफिट हम और कोई जगह पर लिखते ही नहीं है। क्योंकि अगर स्मॉल वैल्यू की बाय प्रोडक्ट है तो हमारे पास दो मेथड है उसको ट्रीट करने के लिए, या तो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करो या फिर उसको जॉइंट कॉस्ट में से या प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करो। तो अगर हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं तो और कोई जगह पर हम उसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो 200 रुपीज जो हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे 25% ऑन कॉस्ट है, राइट। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1000 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, तो कैसा होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। यहां पर हमारा सेलिंग प्राइस है 1000, तो और यहां पर हमें बताया है कि कॉस्ट के 25% प्रॉफिट होगा, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि 100 है अगर कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा 25 और टोटल सेलिंग प्राइस होगा 125। तो यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि भाई अगर 125 के सामने 1000 रुपीज है तो 100 के सामने कितना, तो आपको मिलेगा 800 रुपीज। ये 800 रुपीज है वो कॉस्ट है, 800 रुपीज कॉस्ट है, 200 रुपीज उसमें प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअल में ये 200 रुपीज को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर पूरा का पूरा 1000 रुपीज जो है वही हमें जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए। ये 200 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम 800 माइनस करेंगे, राइट, तो ये 200 को हमें कहीं और जगह पर ट्रीटमेंट देनी रहेगी, ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो हम नहीं दे रहे हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आपको पूरा का पूरा 1000 रुपीज है वही जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना होगा, तभी आपको नेट जॉइंट कॉस्ट है वो सही मिलेगा। तो हमारा जो नेट जॉइंट कॉस्ट होगा, यहाँ पर टोटल जॉइंट कॉस्ट अभी 90,800 है, उसमें से 1000 रुपीज माइनस करेंगे तो हमारा नेट जॉइंट कॉस्ट बनेगा 89,800। जबकि आपका जो आंसर दिया हुआ है मॉड्यूल में और जो आरटीपी सितंबर 24 है उसमें यहाँ पर 89,800 की जगह पर 90,000 कंसिडर किया है, क्योंकि उन्होंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज अ कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट ही 800 रुपीज ही कंसिडर किया है। मतलब कि ये जो 200 रुपीज का कॉस्ट है वो भी जॉइंट प्रोडक्ट्स बेयर करेंगे, जबकि 200 रुपीज ऑलरेडी हमारे बाय प्रोडक्ट में से हमें रियलाइज हो चुके हैं और उससे एज अ प्रॉफिट हम कहीं पर नहीं दिखा रहे, तो फिर वो जॉइंट प्रोडक्ट क्यों बेयर करे। जॉइंट प्रोडक्ट के कॉस्ट में से 200 रुपीज भी निकालने जरूरी है, क्योंकि उनसे आपका कॉस्ट कम हो चुका है, राइट। तो ये एक गलती है इस मॉड्यूल के आंसर में और आरटीपी के आंसर में। देखते हैं, ट्राई करेंगे टू कम्युनिकेट टू आई से दे मे चेंज, राइट। बट लॉजिकली ये 89,800 रुपीज होना चाहिए, 90,000 नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये 89,800 को XYZ में हमें एलोकेट करना है। यहां पर जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है वो नहीं दिया हुआ है, तो एडवाइजेबल मेथड एनआरवी मेथड है। सेल फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, राइट। और प्रॉफिट मार्जिन, यहां पर प्रॉफिट मार्जिन जॉइंट प्रोडक्ट के एनआरवी कैलकुलेट करने में हमें प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करना रहेगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें से उसके बाद कितनी वैल्यू रियलाइज हो रही है वो देखना है। प्रॉफिट तो आगे ऐड किया हुआ है, जबकि हमें जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है कि भाई वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कितनी वैल्यू रियलाइज करवा सकते हैं उसको देखना है। इसीलिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट का जो जॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो जॉइंट कॉस्ट हुआ है उसको डिवाइड करने के लिए XYZ में जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है उसको हम ध्यान में नहीं ले सकते हैं, उसको माइनस करना जरूरी है। इसीलिए जो एनआरवी फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स है उसके इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स और कोई भी प्रॉफिट मार्जिन है, उन तीनों को माइनस किया जाता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पैनल में रिफ्लेक्ट होगा। पर बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी हमारा रियलाइज हो चुका है और उसे हम कहीं और जगह पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट को हम माइनस नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ एनआरवी। बट जॉइंट प्रोडक्ट के एनआरवी में हमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस करना रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो एनआरवी मेथड हम यूज करेंगे। यहां पर आपको पर यूनिट वाइज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया है और सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। तो हम यहां पर जो एनआरवी है वो पहले पर यूनिट वाइज कैलकुलेट कर लेंगे, उसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनआरवी मिल जाएगी। उसी टोटल एनआरवी के पोर्शन उसी के प्रोपोर्शन उसी के रेशियो में हम ये 89,800 रुपीज जो है उसको अलोकेट करेंगे। समझ में आ रहा है। पर यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ
ईच प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है, तो उस केस में भी हमें क्या कंसिडर करना होगा कि हम टोटल जॉइंट कॉस्ट निकाल देंगे, क्योंकि हम एनआरवी जो है वो टोटल के हिसाब से कर सकते हैं, टोटल जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करना है। तो जो टोटल जॉइंट कॉस्ट हमें मिलेगा उसको हमें पर यूनिट में कंसिडर करना है, कन्वर्ट करना है, तो यूनिट से हम डिवाइड करना होगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट को हमें यूनिट से डिवाइड करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, राइट। चलिए, तो ये कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है ये एक्स वाई एंड जेड, उसके सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13.75, 8.75 एंड 7.5। अब सेलिंग प्राइस दे रखी है, उसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस करना है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करना है। अगर हम प्रॉफिट को कंसिडर करें, प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करें, सी यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैंने जो समझाया कि भाई 25% कॉस्ट है, मतलब कि क्या हो जाएगा कि भाई आपका कॉस्ट है वो 100 है, प्रॉफिट है वो 25 होगा, तो सेलिंग प्राइस होगी 125। आपके पास ऑलरेडी सेलिंग प्राइस अवेलेबल है 13.75, 8.75 एंड 7.5। आपको करना है प्रॉफिट कैलकुलेट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्स है उसके सेलिंग प्राइस है 13.75, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट उसका कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.75 मतलब कि सेलिंग प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्रॉफिट मार्जिन के साथ, डिवाइड करेंगे 125 से, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो 13.75 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो ये हो जाएगा 2.75, उसे हमें माइनस करना है। फिर वैसे ही 8.75 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो हो जाएगा 1.75, उसे भी हमें यहाँ से माइनस करना है। यहाँ पर माइनस करना है इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लेस आगे नहीं लिख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। और फिर 7.5 जो है, 7.5 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, तो हो जाएगा 1.5। ये हमारा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अभी हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसे भी माइनस करना है, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है ₹5, 4 एंड ₹2.5 XYZ के लिए है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे, तो ये जो हमें मिलेगा वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई भी हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं दिए हुए हैं। तो 13.75 में से 2.75 एंड 5 रुपीज हमें माइनस करना है, मतलब कि 7.75 रुपीज माइनस करेंगे तो एनआरवी हो जाएगी ₹6। 8.75 में से 4 एंड 1.75 अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3 रुपीज, राइट। एंड 7.5 में से 1.5 एंड 2.5 रुपीज हम अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 रुपीज। तो यहां पर हमारी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो हो जाएगी 6 रुपीज, 3 रुपीज एंड 3.5, सॉरी, जेड के लिए 3.5, 6 रुपीज, 3 रुपीज एंड 3.5 रुपीज। इस ये हमें एनआरवी पर यूनिट मिला है। अब हमें यूनिट्स जो है उनसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यूनिट्स है 8000, 6000 एंड 4000। तो हमें टोटल एनआरवी मिलेगी 8000 इंटू 6 48,000, 6000 into 3 18,000 and 4000 into 3.5, तो हो जाएगा 14,000 रुपीज। अब ये 48:18:14 के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है टोटल एनआरवी जो है उसके प्रोपोर्शन में। तो जॉइंट कॉस्ट हमारा है 89,800, उसको हमें 48:18:14 अगर सभी को 2 से डिवाइड कर दे तो 24:9:7 के रेशियो में हमें इसे डिवाइड करना है। 89,800 इंटू 24 डिवाइड बाय 24, तो ये हो जाएगा 53,880 रुपीज। फिर इसी तरीके से 9 के लिए हो जाएगा 20,205 रुपीज और 430 रुपीज।
कुछ गलत कर दिया। 89,800 20,000 15,705 जेड में गलत लिख दिया था, सॉरी। तो ये हमारा अलोकेशन हो गया जॉइंट कॉस्ट का। पर ये हमें जो अभी मिला है वो टोटल जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा है जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा? जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है उसको हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ये 53,880 डिवाइड बाई 8,000 यूनिट्स जो ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, तो वो हो जाएगा 6.375 रुपीज। फिर 20205 डिवाइड बाई 6,000 यूनिट्स, तो हो जाएगा 3.3675 एंड 15,715 डिवाइड बाई 4,000, तो हो जाएगा 3.9288। तो ये जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल गया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड हमें पूछा है मार्जिन अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट। मार्जिन अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट मतलब कि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हमें कंसिडर करना है, डिवाइड करना है टोटल जॉइंट कॉस्ट से। ये भी पर यूनिट के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस भी है। तो यहां से हमें जो मार्जिन है वो तो हमें मिल सकता है। सी यहां पर मार्जिन जो है वो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने के बाद शायद आपका अलग हो सकता है। तो यहां पर हम अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई एक्चुअल में मार्जिन वगैरह कितना है और मार्जिन टू कॉस्ट कितना होता है। तो एक्स वाई एंड जेड, उसका सेलिंग प्राइस 13.75, 8.75 एंड 7.5। उसमें से हम जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया वो माइनस करेंगे, तो 6.375, 3.3675। इसमें आप 2 डेसिमल्स लेंगे तो भी चलेगा। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट है 2.75, 1.75 एंड 1.5, सॉरी 5, 4 एंड 2.5 प्रॉफिट मार्जिन 5, 4 एंड 2.5। तो इससे मार्जिन मिल जाएगा हमें 14.75 minus 6.375 minus 5, 2.375, 8.75 minus 3.3675 minus 4, 1.3825 and 7.5 minus 3.9288 is 2.5, 1.0712। अभी हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस ए, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट को बी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को सी और मार्जिन को डी कहेंगे और टोटल कॉस्ट को ई। टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिलेगा? बी प्लस सी, तो हो जाएगा 11.375। फिर y का हो जाएगा 7.3675 और z का हो जाएगा 3.9288 प्लस 2.5, 6.4288। तो अब हमें यहाँ पर मार्जिन टू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे? d डिवाइड बाई ई इंटू 100 करेंगे। तो भी मार्जिन है वो टोटल कॉस्ट का कितना होता है, तो 2.375 डिवाइड बाई 11.375 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20.88%। y का होगा 7.3675, सॉरी 1.3825 डिवाइड बाई 7.3675 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 18.76%। एंड z का 1.0712 डिवाइड बाई 6.4288 इंटू 100,
तो 16.67% जितना, 16.66% जितना होता है। ओवरऑल हमें बताया था कि भाई 25% ऑफ कॉस्ट है, बट अगर इंडिविजुअली देखने जाएंगे तो वो अलग हो सकता है, राइट। इस तरीके से ये प्रॉफिट मार्जिन टू कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पर आंसर अगर हम मैच करने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने जो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन किया है वो 200 रुपीज कम लिए हुए हैं, राइट। उन्होंने 90,000 के हिसाब से किया है, हमने 89,800 के हिसाब से किया हुआ है। और भी जो टेक्निकली लिखने में गलत है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ये आंसर है 11.34 पर है, जिसमें उन्होंने भी ये सेलिंग प्राइस वगैरह कैलकुलेट करके ये जॉइंट कॉस्ट पर, सी यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। क्या किया उन्होंने, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट माइनस तो मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया, तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट नहीं मिला है, वो तो हमारा मेन आंसर है। ये हमें एनआरवी मिली है, एनआरवी पर यूनिट मिला है, तो यहाँ पर उन्होंने ये जो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट लिखा है वो गलत है। फिर आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है, टोटल आउटपुट कॉस्ट, ये भी टोटल आउटपुट कॉस्ट नहीं है, ये भी एनआरवी है, टोटल एनआरवी है, राइट। और इस रेशियो में हमें डिवाइड करना था जॉइंट कॉस्ट को। यहां पर उन्होंने जॉइंट कॉस्ट भी 90,000 लिया है, वो हमारा डिफर होगा थोड़ा सा यहाँ पर, और इसी वजह से ये जो परसेंटेज है वो भी थोड़े से डिफर होगा, क्लियर, क्योंकि ये जो जॉइंट कॉस्ट होगा वो डिफर होगा इसीलिए। तो यहाँ पर ये एक लिखने में गलत किया है, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल जॉइंट कॉस्ट नहीं, टोटल आउटपुट कॉस्ट नहीं कह सकते, वो एनआरवी और एनआरवी टोटल है। और ये जो 90,000 है ये 200 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा 1000 जो है बाय प्रोडक्ट का वो माइनस होना चाहिए, ये एक गलती है। चलिए ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 सोल्व करते हैं, पेज नंबर 11.26 पर। RST Limited produces 3 joint product X, Y and Z. The products are processed further. 3 प्रोडक्ट्स है X, Y, Z और उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। प्री सेपरेशन कॉस्ट्स आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्री सेपरेशन कॉस्ट है, राइट, मतलब कि जॉइंट कॉस्ट है उसको वेट ऑफ फिजिकल यूनिट के बेसिस पर हमें एलोकेट करना है। द फॉलोइंग डेटा आर प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। Cost incurred up to the separation point rupees 10,000, joint cost है 10,000 रुपीज का। X, Y and Z की प्रोडक्ट, उसका आउटपुट इन लीटर दिया है 170 and 80 लीटर्स है। Cost incurred after separation point 2000, 1200 and 800, मतलब कि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस पर लीटर है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 50, 80 and 60 है। एट प्री सेपरेशन पॉइंट 25, 70 and 45 है, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर इतनी सेलिंग प्राइस है। You are required to prepare a statement showing profit or loss made by each product after further processing using the presently adopted method of apportionment of pre-separation cost. हमें स्टेटमेंट दिखाना है प्रॉफिट या लॉस ईच प्रोडक्ट का आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग प्रेजेंटली एडोप्टेड मेथड। अभी प्रेजेंटली वेटेज के बेसिस पर, मतलब कि ये 10,000 रुपीज 170 और 80, मतलब कि 10:7:8 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। और फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कि ये जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 50, 80, 60, उसके साथ ये क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल सेल्स मिलेगा। उसमें से जॉइंट कॉस्ट और ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। Advise the management whether on a purely financial consideration the three products are to be processed further or not. और हमें फाइनेंशियल बेसिस पर बताना है कि ये तीनों प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होनी चाहिए या नहीं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल, इन दोनों को कंपेयर करके कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते तो कितना सेल्स होता, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, और अगर हम सेल्स नहीं करते हैं तो कितना हमें बेनिफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना होता है, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। या आप इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल वे से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशियल सेल और डिफरेंशियल एक्सपेंस को कंसिडर करना होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहां पर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सिंपल उन्होंने यूनिट्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलरेडी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, और जॉइंट कॉस्ट माइनस किया। जॉइंट कॉस्ट
हमें फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पर करना है, तो 10,000 रुपीज है उसको 10:7:8 के रेशियो में करेंगे तो 4,000, 2800 एंड 3200 हो जाएगा। तो ये माइनस किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितना होता है वो दिखाया हुआ है। प्रोडक्ट एक्स में लॉस हो रहा है 1000 रुपीज का, प्रोडक्ट वाई में 1600 का प्रॉफिट है और प्रोडक्ट जेड में 800 का प्रॉफिट है। अब हमें डिसीजन लेना है वेदर टू प्रोसेस फर्दर और नॉट। तो प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड इनकम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की सेल्स रेवेन्यू कितना ज्यादा होता, तो यहां पर दोनों की सेलिंग प्राइस सी क्वांटिटी तो सेम रहती है। जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 या फिर इलस्ट्रेशन 4 किया था उसमें क्वांटिटी चेंज हो जाती थी, क्लोरीन से पीवीसी बनता था या फिर बटर से घी बनता था, तो उसमें क्वांटिटी चेंज होती थी इसीलिए, और प्राइस भी चेंज होता था। यहाँ पर क्वांटिटी सेम रहती है तो सिर्फ प्राइस का डिफरेंस निकाल देंगे और उसको सीधा ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलेगा, राइट। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो कितना ज्यादा रेवेन्यू होगा वो दिखाया है, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना होता है, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो दोनों में सेम रहने वाला है तो वो माइनस कर दिया। तो यहां से पता चलता है कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। एक्स को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 500 रुपीज का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा, वाई को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 500 रुपीज का लॉस होगा, और जेड को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि एक्स और जेड को आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए जबकि वाई को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। एक्स और जेड को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, वाई को नहीं करना चाहिए, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने दूसरा तरीका भी दिखाया है कि जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट किया है, राइट। उसमें सेल्स, उसमें से जॉइंट कॉस्ट माइनस किया और ये प्रॉफिट हुआ। तो एक्स में लॉस हो रहा है 1500 का, वाई में प्रॉफिट हो रहा है 2100 का और जेड में हो रहा है 400 का प्रॉफिट। तो सी अगर एक्स को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 1500 का लॉस होगा, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 1000 का लॉस होगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि एक्स को फर्दर प्रोसेस करें तो हमारा 500 का लॉस कम होगा। वाई को अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 2100 का प्रॉफिट होगा, प्रोसेस करेंगे तो 1600 का, मतलब कि यहां पर हमारा 500 का प्रॉफिट कम हो रहा है इफ वी प्रोसेस फर्दर। Z का अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 800 का प्रॉफिट है, अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 400 का है। सो Z को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। सो जो हमारा ये स्टेटमेंट बना, राइट, वो बना सकता है या फिर ये स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके कह सकते हैं। सो आंसर सेम रहेगा, X एंड Z जो है उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, Y को सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर देना चाहिए। ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, दिस और दिस दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर, इजी। लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 11.27 पर है। OPR Limited purchases crude vegetable oil. It does refining of the same. The refining process result in 4 products at the split of point S, P, N and A. ये 4 प्रोडक्ट्स मिलती है। प्रोडक्ट A is fully processed at the split of point. A जो है वो पूरा बन गया है, उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। Product S, P and N can be individually further refined into SK, PM and NL respectively. S, P, N को further process करके SK, PM या NL, SK, PM and NL बना सकते हैं। The joint cost of purchasing the crude vegetable oil and processing it were rupees 40,000. Joint cost कितना है 40,000 का, which is apportioned on the basis of sales value at split of point. Split of point पर जो sales value है उसके basis पर वो joint cost allocate किया जाएगा। Other details are as follow. Product S, P and NA further processing cost 80,000, 32,000 and 36,000. A को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सभी का दिया हुआ है 20,000, 12,000, 28,000 एंड 20,000। और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 120, 40 एंड 48। A को तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही सेल करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एट products which can be further processed for maximizing profit and max suitable situations. हमें ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए S, P and N में, A तो नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर भी हम इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज कर सकते हैं, सिंपल हो गया यहाँ पर तो आपको के लिए। इन दोनों का डिफरेंस, सेल सेट स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी दिया है, सेल सेट फर्दर प्रोसेसिंग भी दिया है, उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। जैसे कि S में कितना होगा 120, अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 120, अगर नहीं करेंगे तो 20, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 1 लाख रुपीस। फिर P को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 40,000 का रेवेन्यू होगा, अदरवाइज 12,000 का, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 28,000।
ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। एन को अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 48,000 का नहीं करेंगे तो 28, तो यहां पर हमारा 20,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमें ऑलरेडी ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया ही है, तो इन दोनों का 80,000, 32 एंड 36,000, 80,000, 32,000 एंड 36,000। तो यहां पर हमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ये दोनों का डिफरेंस निकालना है ऐसे। तो 1 लाख माइनस 80,000, 20,000, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। एसपीपी में 28 माइनस 32 तो 4,000 का हमारा लॉस हो रहा है। और एन को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो यहां पर हमें 16,000 का लॉस होगा। सो एडवाइजेबल क्या है कि भाई एस जो है उनको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, पी एंड एन को नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। ए को तो नहीं करना है, राइट, सिंपल, राइट, इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। ये सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट। सी अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट को यहां पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो नहीं पूछा है कि भाई कितना प्रॉफिट, आपको सजेशन देना है ना। सजेशन के लिए जॉइंट कॉस्ट इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हम फर्दर प्रोसेस करें या ना करें दोनों ही केस में सेम होगा, राइट। फिर प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमें दिया है उन्होंने, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है, वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, और अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट माइनस करके प्रोसेस दिखाया। तो उन्होंने क्या किया है, दोनों को कंपेयर किया कि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या, और उस हिसाब से ये रिजल्ट आया कि भाई एस में 20,000 का प्रॉफिट और पीएनएन में रिस्पेक्टिव लॉसेस, जो हमने डायरेक्टली किया इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पी एंड एन शुड बी सेल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जबकि एस जो है उसको फर्दर प्रोसेस करके सेल करना चाहिए। क्लियर? चलिए, सिंपल है, राइट। यहाँ पर हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा एक जो केस सिनेरियो एमसीक्यू बेस्ड, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो कवर अप करते हैं। 11.27 पर दिया हुआ है, पोकेमॉन चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट प्रोडक्ट्स। It purchases cocoa beans and processes them into 2 intermediate products. ये जो कंपनी है वो कोको बीन्स एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और उसमें से 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। These 2 intermediate products became सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एट अ सिंगल स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये दोनों ही एक ही पॉइंट पर अलग हो जाते हैं, राइट। तो यहां तक का प्रोसेस ज्वाइंट प्रोसेस होगा, फिर ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बन गई, स्प्लिट हो जाएंगी। एवरी 500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन्स यील्ड 20 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड 30 गैलन्स ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। 500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन्स रॉ मटेरियल ऐड करेंगे तो उससे 20 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड 30 गैलन्स ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर कोको बीन जो हमारा है वो 500 पाउंड्स हम एज रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। और वो कितना मिलता है, 20 गैलन्स ऑफ ये CPLB एंड 30 गैलन्स ऑफ MCLB, राइट। ये पाउंड जनरली जो भी हमारा पाउडर है तो इसके लिए पाउंड वगैरह एज अ वेट यूज किया जाता है। गैलन्स है वो लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए पाउंड और लिक्विड के लिए गैलन्स। तो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर लिकर बेस जो है उसको फर्दर प्रोसेस करके चॉकलेट पाउडर मिलता है। एवरी 20 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस यील्ड्स 200 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर। वो गैलन्स लिक्विड में से फिर से मिलेगा क्या, चॉकलेट पाउडर, वो पाउंड में मिला। द मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू मिल्क चॉकलेट। एवरी 30 गैलन्स ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस यील्ड्स 340 पाउंड्स ऑफ मिल्क चॉकलेट, और उसमें से मिलता है मिल्क चॉकलेट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा फर्दर प्रोसेस करने के बाद। CPLB, ये जो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस है उसको प्रोसेस करने से मिलेगा चॉकलेट पाउडर, और ये 20 गैलन्स ऑफ CPLB को प्रोसेस करने से 200 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर मिलेगा। और ये जो मिल्क चॉकलेट लिकर बेस है उसको फर्दर प्रोसेस करने से मिल्क चॉकलेट मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 30 गैलन्स ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस से मिलेगा मिल्क चॉकलेट कितना मिलेगा, 340 पाउंड्स।
राइट, इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स डेटा फॉर अक्टूबर 2023 आर कोको बीन्स प्रोसेस्ड 7500 पाउंड्स, ये हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 500 पाउंड में से इतना इतना मिलता है, और एक्चुअल मंथ में कितना यूज किया हुआ है 7500 पाउंड्स। कॉस्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग कोको बीन्स टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट 7,12,500, ये क्या है, जॉइंट कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेस ऑफ बीन्स। फिर प्रोडक्शन सेल्स और सेलिंग प्राइस दिया है। चॉकलेट पाउडर हमारा जो फिनिश्ड गुड्स फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है वो 3000 पाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही सेल हो रहा है एट ₹190 पर पाउंड। मिल्क चॉकलेट 5100 पाउंड, 5100 पाउंड सेल हो रहा है, 237.5 पर पाउंड। देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन होता है या नहीं। कोको बीन्स अगर हमारे 7500 पाउंड होते तो उसमें से हमें जो दो प्रोडक्ट्स मिलती, CPLB चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, तो 500 के सामने हमें 20 गैलन्स मिलता है, तो 7500 के सामने कितना, तो 7500 इंटू 20 डिवाइड बाई 500 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 300 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस। और MCLB मतलब कि मिल्क चॉकलेट लिकर बेस हमें कितना मिलेगा, 500 के सामने हमें 30 गैलन्स मिलता है, तो 7500 के सामने कितना, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगेन तो हो जाएगा 450 गैलन्स। अब इसको और फर्दर प्रोसेस करेंगे, CPLB को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे 20 गैलन्स के सामने 200 पाउंड ऑफ चॉकलेट पाउडर मिलता है, तो CPLB 300 गैलन्स होगा तो मिलेगा हमें 3000 पाउंड, और जो MCLB है वो 30 गैलन्स के सामने 340 पाउंड मिलता है, तो 450 गैलन्स के सामने कितना मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 5100 पाउंड ऑफ मिल्क चॉकलेट। तो इतना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, 3000 पाउंड एंड 5100 पाउंड, और हमारा क्वेश्चन में भी उतना ही दिया है। तो ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जितना स्टैंडर्ड है उतना ही मिल रहा है, राइट। ये हमारा डेटा वेरीफाई हो चुका, समझ में आया। The October 2023 separable cost of processing chocolate powder liquor into chocolate powder are ₹3,02,812.5. ये further processing cost of CPLB to chocolate powder है। The October 23 separable cost of processing milk chocolate liquor base into milk chocolate are ₹623,437.5. ये क्या है, milk chocolate liquor base को milk chocolate में convert करने का further processing cost। Pokemon full processes both of its intermediate products into chocolate powder or a milk chocolate. पूरा का पूरा वो further process करके final product में convert करता है। There is an active market of this intermediate products. इन दोनों का active market मतलब कि CPLB और MCLB भी sell किया जा सकता है। In October 23, Pokemon could have sold the chocolate powder liquor base for ₹997.5, मतलब कि split of point पर वो कितना sell कर सकते, कितने में, a gallon, and the milk chocolate liquor base for ₹1235 a gallon. You are required to show how the joint cost of ₹7,12,500 would be allocated between the chocolate powder and milk chocolate liquor bases. यहाँ पर हमें joint cost को allocate करना है, उसके रिगार्डिंग हमें MCQs दिए वो देखते हैं। How much joint cost is allocated between the chocolate powder and milk chocolate liquor base respectively using sales value at split off point? अगर हम sales value at split off point को consider करते तो हमारा कितना होता। See यहाँ पर split off point पर जो हमारा है वहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, CPLB एंड MCLB। इसका क्वांटिटी हमें कितना मिला है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये हमने कैलकुलेट किया 300 गैलन्स एंड 450 गैलन्स, तो वो 300 गैलन्स एंड 450 गैलन्स, और इसकी प्राइस है 997.5 रुपीज पर गैलन, और MCLB की है 1235 रुपीज पर गैलन। इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 997.5 हो जाएगा 2,99,250, एंड 450 गैलन्स इंटू 1235 हो जाएगा 55,750 रुपीज। अब इनके रेशियो में हमें पूरा जो हमारा जॉइंट कॉस्ट है 7,12,500 उसे डिवाइड करना होगा, तो 7,12,500 इंटू 299,250 उसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के टोटल से, 299,250 प्लस 55,750, तो ये हो जाएगा 249,375। CPLB का जो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन होगा वो होगा 249,375, और डेफिनेटली जो बाकी का रहेगा वो होगा MCLB का जो होता है 4,63,125। MCQ है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप खुद कैलकुलेट करें किस तरह से, 7,12,500 इंटू
555750 डिवाइड बाय टोटल ऑफ दिस, ताकि सही आंसर पता चला, राइट। यहां पर सही आंसर आएगा बी 249,375 एंड 463,125। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेसिस रिस्पेक्टिवली यूजिंग फिजिकल मेजर गैलन्स में, मतलब कि वो कितना है 300 एंड 450, तो 300:450 उसके रेशियो में हमें डिवाइड करना है, राइट। तो ये 2:3 के रेशियो में हमें करना है 7,12,500 को, सो 7,12,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 तो होता है 2,85,000, और जो MCLB का है वो हो जाएगा 4,27,500। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, 2,85,000 एंड 427,500। How much joint cost allocated between chocolate powder and milk chocolate liquor base respectively using estimated net realizable value? Net realizable value में क्या होता है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो आपका सेल्स वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करना है, प्रॉफिट मार्जिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको माइनस करना है, तो जो मिलता है NRV, उस NRV के प्रोपोर्शन में आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना होगा। यहाँ पर हमें NRV कैलकुलेट करना होगा, इसकी सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कंसिडर करेंगे, तो ये 3,190 रुपीज में सेल होता है, सॉरी 3,000 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर एट ₹190 सेल होता है, तो वो हो जाता है 5,70,000, और जो मिल्क चॉकलेट है वो 5,100 पाउंड्स एट ₹237.5, तो ये हो जाएगा 12,11,250 रुपीज, और इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। जो हमारा चॉकलेट पाउडर है उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3,02,812.5, और जो मिल्क चॉकलेट का है 623,437.5, 623,437.5। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो NRV है वो मिल जाएगा, तो ये होता है 5,22,987.5 और 5,70,000 माइनस 3,028,12.5, 267,187। तो ये NRV मिल गए हमें। ये NRV के प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है। इन दोनों का टोटल होता है 50,22,987.5। तो सॉरी यहाँ पर ये गलत है, 587,812.5, सॉरी माइनस में गलती थी, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल होता है 267187.5, 8,55,000। तो हमें यहाँ पर NRV के बेसिस पर, मतलब कि 7,12,500 इंटू 267,187.5 डिवाइड बाई 8,55,000, तो ये हो जाएगा 222,656.25 फॉर चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, और मिल्क चॉकलेट के लिए होगा 7,12,500 इंटू 587,812.5 डिवाइड बाई 8,55,000, तो ये हो जाएगा 4,89,843.75। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। आपको ये तीनों ही MCQs में अलग अलग तरीके से जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन का पूछा था, और तीनों में देखेंगे तो आपके ऑप्शंस एज इट इज रहते हैं। तो अगर आप गलती से दूसरी मेथड अप्लाई कर देंगे फिर भी आपका आंसर सही आने के, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यही ऑप्शन सही है, राइट। उलट पुलट हो जाएगा अगर किसी में भी, तो भी आप MCQ टिक करके आएंगे जो गलत हो सकता है। सो क्वेश्चन अच्छे से समझ कर ही जाइएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक अलग मेथड है जो आपको थियरी में या कॉन्सेप्ट आपको मॉड्यूल में नहीं दिया है, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये समझते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज NRV। यहाँ पर कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने हैं NRV के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि भाई ये हमारा NRV है, इस अमाउंट पर हम सेल कर रहे हैं, तो इस पर ग्रॉस मार्जिन कितना हो रहा है। तो देखिए टोटल कर लेते हैं, यहां पर हम टोटल में जॉइंट कॉस्ट को भी एलोकेट नहीं करना है, टोटल आपको करना है 5,70,000 प्लस 12,11,250, ये आपका टोटल सेल्स होगा फॉर बोथ द प्रोडक्ट।
17,81,250। उसमें से ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, 3,02,2812.5 प्लस 623,437.5, 9,26,250। डेफिनेटली इसका आंसर 8,55,000 आएगा, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें से हमें और माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट, दैट इज 7,12,500। तो हमें मिलेगा ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मिलेगा मतलब, तो हो रहा है 1,42,500। अब हमें ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में निकालना है, ग्रॉस मार्जिन निकालना है। एक्चुअली इसे जनरली प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहा जा सकता है। तो अगर परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे, ग्रॉस मार्जिन अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो 1,42,500 डिवाइड बाय 17,81,250, ये ओवरऑल है। 142,500 डिवाइड बाय 17,81,250 इंटू 100 मतलब, तो ये हो जाएगा 8%। तो यहां पर कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज अगर ओवरऑल देखें दोनों ही प्रोडक्ट का, तो वो कितना है, 8%। ये हमारा फोर्थ एमसीक्यू था। फिफ्थ एमसीक्यू, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज अलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रिस्पेक्टिवली यूजिंग कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरबी। ये मेथड नहीं दी गई है, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरबी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से ग्रॉस मार्जिन हटाया जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटाया जाता है, फिर जो बचता है वही क्या हो जाता है, जॉइंट कॉस्ट, और वो भी अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट। मतलब कि जो भी सेल्स वैल्यू है इंडिविजुअली यहां पर करेंगे, सीपीएलबी एंड एमसीएलबी। इसकी जो सेल्स वैल्यू हमने लास्ट में निकाली है एनआरबी के लिए 570 एंड 12,11,250, 5,70,000 एंड 12,11,250। यहां पर कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, वो कौन सा रखेगा, जो ओवरऑल है, दैट इज 8%, उससे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसे माइनस करना है, तो 5,70,000 का 8% तो होता है 45,600, और फिर 12,11,250 उनका 8% होता है 96,900। इसमें से इवन हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 302812.5, 302812.5, और एमसीएलबी के लिए है 623,437.5, 623,437.5। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा जॉइंट कॉस्ट, जो अलोकेटेड होगा, क्योंकि सी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला था, सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट, तो हमें मिला था ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं और फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, जॉइंट कॉस्ट। हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जॉइंट कॉस्ट माइनस किया था, बट वो टोटल माइनस किया था, इंडिविजुअली नहीं किया था। इंडिविजुअल करने के लिए ये मेथड का यूज किया जाता है। हम उल्टा जाते हैं कि भाई सेल्स इतना है और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 8%। डेफिनेटली दोनों प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है, बट अगर हम ऐसा माने कि दोनों ही प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन सेम है, तो उसको माइनस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंडिविजुअली होता है तो उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ग्रॉस मार्जिन को कंसीडर करेंगे कि वो कांस्टेंट है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, और उसको माइनस करके फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करके जो मिलेगा वही क्या है, जॉइंट कॉस्ट। यहां पर हमें अलोकेटेड कॉस्ट मिल जाएगा। हमने भले ही ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट किया तब टोटल कंसीडर किया था, बट यहां पर जब हम करेंगे तब क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो 5,70,000 जो है उसमें से 45,600 और 302812.5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,21,587.5, और फिर 12,11,250 में से माइनस करेंगे 96,900 एंड 623437.5, तो ये मिलेगा 4,90,912.5। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, यहां पर 4 मेथड से आपको पूछा था और चारों के ही आंसर, मतलब कि चारों ही एमसीक्यूज में ऑप्शन सेम है। तो अगर आप गलती से भी उलट पुलट कर देंगे, कोई भी मेथड दूसरी अप्लाई कर देंगे, तो भी ऐसा लग सकता है कि आपको सही आंसर मिल गया, जबकि वो गलत हो सकता है।
समझ में आ रहा है? तो ये एक मेथड अलग है, सिंपल। इसमें पहले ग्रॉस मार्जिन फॉर ओवरऑल टोटल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जितनी भी जॉइंट प्रोडक्ट्स है उसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स है, क्योंकि एनआरवी कंसीडर करना है, तो सेल्स है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस मार्जिन निकालना है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, टोटल सेल्स, तो हमें ग्रॉस मार्जिन मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। उस ग्रॉस मार्जिन के लिए हमें इंडिविजुअली फिर कैलकुलेट करना है कि इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इंडिविजुअल सेल्स में कितना ग्रॉस मार्जिन होगा, वो माइनस करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, तो जो रहेगा वो हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। क्लियर? थोड़ी सी अलग मेथड है, समझाया नहीं है मॉड्यूल में, बट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज थे वो कवर अप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इवन सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और थियरी कॉन्सेप्ट्स भी हमने कवर अप कर लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 फ्रॉम द मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और शेयर कीजिए, हाइप कीजिए इस वीडियो को। अगर आप 7 डेज के अंदर देखते हैं तो इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं, जिससे ये ज्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंच सकता है। राइट? बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। आपको उसका सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 हम इसके बाद कवर अप करेंगे। और ऑडिट का तो पूरा मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है, सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो मॉड्यूल में से कवर अप किए हुए हैं। देन सो थैंक यू सो मच।